कितना हैंडसम चेहरा है, क्या मैं सपना देख रही हूँ? उसके शरीर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, हाथ अभी भी मुझे छेड़ रहा है। रिया, तुम क्या कर रही हो? मैंने बस देखा कि तुम्हारी गर्दन पर पसीना है, पोंछने की कोशिश कर रहा था। तुम कौन हो? यह मत सोचो कि हैंडसम होने से तुम बदतमीजी कर सकते हो। ऐसा करोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर, क्या मुझे फिल्म सेट पर नहीं होना चाहिए? रिया, तेज भागो, समय की मेरा कमी नाम है। दिया है। समझ रही हो? एक छोटी सीरीज की पटकथा लेकर फिल्म सेट पर मैं कोई भी हो सकती हूँ। डबल बन जाना। मैं थोड़ा आराम रोज कर लेती औसतन हूँ। 4 घंटे से भी कम सोती हूँ, लेकिन 40 लोगों की इस डांट महीने का सकती पैसा हूँ। कब भेजोगी? बचपन मेरा से भाई पिता पैसे का और प्यार विदेश नहीं, यात्रा का माँ का इंतजार स्नेह कर नहीं। रहा पूरा है। परिवार मच्छरों की तरह सिर्फ खून चूसने और पैसे वह मांगने में पानी लगा का है। ट्रक रोको, पानी मुफ्त में पूरी आता है तरह क्या? थकी और खोखली हो चुकी मैं और तेरे पिता अचानक मौत के क्षण में बस यही सोच भागने का रहे ख्याल थे। मत लाना। आखिरकार इतनी थकान नहीं रहेगी। क्या मैं मरी नहीं हूँ? लेकिन यह अस्पताल भी कितना जर्जर है। कुत्ते जैसा फिल्म क्रू जान बचाने में भी पैसे बचा रहा है। उन्नीस 1983। क्या यह मेरी अचानक मौत के बाद है? मेरी आत्मा का 80 के दशक की एक और रिया के शरीर में स्थानांतरण हो गया है। समानांतर ब्रह्मांड। डॉक्टर, मेरी पत्नी जागने के बाद उसकी समझ थोड़ी खराब लग रही है, कृपया देख लीजिए। यह हैंडसम लड़का और यह मेरा पति है। क्या बात है, सच में बहुत हैंडसम है। उन छोटी सीरीज के बॉस किरदारों में भी यह निश्चित ही टॉप पर होता। इतना अच्छा पति यह कैसे मिल गया? मूल मालिक जैसी झगड़ालू पत्नी को। 80 के दशक की मूल रिया आसपास के इलाकों में मशहूर झगड़ालू औरत थी। आवारागर्दी करना, शराब और जुआ खेलना। पैसों के लिए रिया के परिवार ने बेटी को बेचकर उसे आकाश के परिवार में भेज दिया और यह बेवकूफ चीज पैसे गिनने में भी मदद करती थी। आकाश के घर आने के बाद तो और भी आलसी और पेटू बन गई। या तो पैसे मांगती या चीजें चुरा कर बेचती ताकि जुअरी पिताजी का कर्ज चुका सके और शैतान भाई के साथ मौज मस्ती कर सके। पिताजी, यह ठीक है क्या? इससे मर तो नहीं जाऊंगी ना? तुम्हें आकाश के परिवार की आधी संपत्ति नहीं चाहिए। तलाक के लिए आत्महत्या की धमकी दिए बिना वे मानेंगे क्या? इतने साल पाला है तुझे, नुकसान करने वाली जैसी हरकत मत कर। तू मेरे और तेरी माँ के लिए नहीं तो अपने भाई के लिए सोच। तेरे बिना पैसे कहाँ से लाएंगे? तेरा भाई शादी कैसे करेगा? आखिरकार आकाश की आधी संपत्ति पाने के लिए उसने अपने परिवार के साथ मिलकर दवा खाकर तलाक मांगा। आ जाओ, पहले आधी बोतल पी लो। मूल मालिक तो एकदम प्यारी सी चीज थी ना। इस अत्यधिक प्रेम में डूबे दिमाग ने इतना सहन किया। श्रीमती रिया ने ज्यादा दवा खा ली है, इसलिए मानसिक स्थिति पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन बाकी सब ठीक है। घर जाकर अच्छे से आराम करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। चूंकि तुम ठीक हो गई हो तो हम जल्द से जल्द तलाक ले लेते हैं। मैंने वादा किया था। मैं तलाक नहीं लूंगी। यही तो तुम हमेशा से चाहती थी ना? तुम चिंता मत करो, तलाक होने पर भी मैं तुम्हें आधी संपत्ति दूंगा और फिर मैं तलाक नहीं लूंगी। इतना हैंडसम और अमीर पति मिला है, मैं तलाक नहीं लूंगी। यह आत्मा का स्थानांतरण वाला मामला तो अच्छा चल रहा था, लेकिन मूल मालिक ने इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया, सीधे विनाशकारी शुरुआत करा दी। हे भगवान, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? रिया, तुम याददाश्त खोने का कौन सा नाटक कर रही हो? खुद तुमने आत्महत्या की धमकी देकर तलाक के लिए मजबूर किया था। हाँ, मैं भूल सकती हूँ ना। हालांकि शुरुआत विनाशकारी थी, लेकिन मेरे पास एक प्रेमी पति है। इस जीवन में एक अलग कहानी जीने के लिए उससे बिल्कुल तलाक नहीं लूंगी। आकाश, मुझे सच में याद नहीं है। तुम इतने हैंडसम हो और मुझसे इतना प्यार करते हो। मैं तुमसे कभी तलाक नहीं लूंगी। मुझे घर ले चलो ना। रिया, मेरा मजाक उड़ाना मजेदार लगता है क्या? प्रेमी पिल्ला,
दिल दुखा गया। मेरा फिर सिर दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने भी कहा है कि मुझे घर जाकर आराम करना चाहिए। चलो। पति, चल नहीं पा रही। शरीर तो बहुत अच्छा है। मूल मालिक को तो अपनी खुशी का पता ही नहीं था। ये हालात आज के ज़माने में भी एक अमीर घराने जैसे हैं। आकाश, तुम लोग वापस आ गए। ये हैं वो महान सास ससुर। बेटी, तुम तुम मालिक मालिक ने ने अपनी आकाश शराब की की जान सी हो, बचाने के देखो एहसान तो। का फायदा उठाकर घर में राज किया। बुजुर्ग जोड़ा चुपचाप सब अरे, सहता क्या रहा। तुम उसे मेज एक पर शब्द रख सच सकती हो? बोला। माता पिता में भी फर्क होता है। माता पिता, अब कुछ नहीं कहूंगी। आगे से मेरा व्यवहार देखना। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम ऐसा मत करो, हम बुजुर्ग जोड़े इसके लायक नहीं हैं। जब तुम लोग तलाक ले रहे हो, हमारी जिम्मेदारी नहीं कि तुम्हारी गड़बड़ संभालें। जल्दी से वो कचरा लेकर तुरंत यहाँ से चले जाओ। पिताजी, हम सब एक परिवार हैं। तलाक की क्या बात कर रहे हैं? आगे से घर का सारा काम मैं करूंगी। काम करना मेरा सबसे अच्छा हुनर है। ये तो दिमाग खराब कर लिया है, या फिर कोई नई चाल है? पता नहीं, जागने के बाद से बिल्कुल बदल गई है। रिया, एक और जीवन जीना। इसी कमरे से शुरुआत करते हैं। अरे, थोड़ा आराम कर लो। रिया, तुम्हारे ऐसा करने से मैं और तुम्हारे पिताजी और डर गए हैं। बस सीधे कह दो, इस बार फिर कितने पैसे चाहिए? माता पिता, आप मान लीजिए कि पहली वो बहू मर चुकी है। अब आपके सामने खड़ी है एक नई रिया। इस बार सच में पैसे के लिए नहीं है। आकाश के परिवार वालों, बाहर आओ। इस बार कुछ भी हो जाए, तुम्हें पैसे देने होंगे। अभी भी कह रही थी कि पैसे के लिए नहीं है। आकाश के परिवार वालों, कोई जिंदा है तो बाहर आओ। हमारी बेटी को मार डाला, पैसे चुकाओ। सब लोग आकर देखो जरा, आकाश के परिवार ने इंसान मार डाला। तुम क्या बकवास कर रहे हो? झूठे आरोप मत लगाओ। कौन झूठ बोल रहा है? मेरी बेटी ने जहर खा लिया है। तुम लोग बचना चाहते हो? हमारी लड़की को वापस दो। हमारे पैसे वापस दो। दे देंगे, दे देंगे। रिया तो यही है ना? पिछले जन्म में खून चूसने वाले माता पिता ने मार डाला। इस जन्म में फिर जन्म देने वाले माता पिता ने पैसों के लिए मार डाला। इस बार किस्मत बदलनी है। इस शैतान परिवार से पूरी तरह किनारा करना है। भले ही मेरी दीदी ठीक हो, लेकिन वो तुम्हारे बेटे के कारण जहर खाए। ससुराल वालों के तौर पर तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। पैसे चुकाओ। रिया, यही है वह बदलाव जिसकी तुम बात कर रही थी। मैं समझ गया। तुम क्या करोगे? इस बार मैंने खुद अपनी मुसीबत मोल ली है। मेरे ससुराल वालों का इसमें कोई हाथ नहीं। हम तुम्हें एक पैसा भी नहीं देंगे। माता पिता और आकाश मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। सिर्फ इस बार ही नहीं, कभी भी पैसे नहीं देंगे, आगे भी नहीं देंगे। रिया, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या उन्होंने तुम्हें धमकाया है, इसलिए ऐसा कह रही हो? अगर धमकी दी गई है तो पलक झपकाओ, पिताजी तुम्हारा साथ देंगे। अरे भाई, सब लोग आकर देखो जरा। पड़ोसियों, तुम लोग ही न्याय करो। क्या यही न्याय है? आज अगर सफाई नहीं दी तो हम यहीं मर जाएंगे। ओए, सब लोग आकर देखो तो। आकाश के परिवार वाले अपने बड़े घर बार का फायदा उठाकर हमें ऐसे तंग कर रहे हैं। हमारी बेटी को सच बोलने से डरा रहे हैं। पड़ोसियों, तुम ही बताओ इसमें कितना सच है? क्या ये कोई इंसाफ है? आज अगर सफाई नहीं दी तो हम यहीं मर जाएंगे। समधी, तुम फिर से यही हरकत क्यों कर रहे हो? कोई बात हो तो शांति से बात कर लें। हाँ बिल्कुल। देखो, तुम रोज रोज यही करते हो। इस गांव में हमारे परिवार की इज्जत कैसे बचेगी? माताजी, अगर आज आपने उनसे शांति से बात की तो कल फिर वे पैसे ऐंठने आ जाएंगे। पहले मैं समझदार नहीं थी। आप दोनों बुजुर्गों की दया पर निर्भर थी और आकाश के प्यार पर। इस वजह से आकाश के परिवार को बहुत दुख झेलना पड़ा। आप चिंता न करें, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। आज यह पैसा नहीं दिया जाएगा। क्या मैंने उसके बारे में गलत सोचा था? लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? मैं फिर एक बार दोहराती हूँ,
मेरी दवा खाने की वजह का आकाश के परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद ही बेवकूफ थी। अगर तुम लोग फिर से यहाँ पैसे ऐंठने आए तो हम पुलिस को बुला लेंगे। नहीं, अरे बेवकूफ लड़की, तू पागल हो गई है या याददाश्त खो बैठी है? यह सब तो हमने मिलकर ही तो प्लान किया था ना। तूने आत्महत्या की धमकी देकर आकाश से तलाक लेना था, फिर हम आधी संपत्ति बांट लेते। अब तू मान क्यों नहीं रही? तू हमें पुलिस के हवाले करवाएगी? पकड़ना ही है तो पहले खुद को पकड़वा। असली रिया, तू और भी बेतुका काम कर सकती थी क्या? मुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया। मेहनत करने के लिए शुक्रिया। इस बार मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूँ। आज ही मैं कहता हूँ तुम लोग शोर मत करो। मैं अभी रिया से तलाक लेने जा रहा हूँ। तलाक के बाद तुम लोग बताओ कितना पैसा बांटना है। यह सब गलतफहमी है। मैं तलाक नहीं लूंगी। जल्दबाजी मत करो, मुझे बहाना बनाने दो। रिया, तुम्हारा मकसद पूरा होने वाला है। अब नाटक करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा था मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करूंगा। कोई चारा नहीं, बस बेहोश होना पड़ेगा। बस बंद करो ये सब, पहले उसे कमरे में ले जाओ। अब क्या होगा? सीधे एक बिना रास्ते वाली स्थिति दे दी है। यहाँ कोई तर्क वितर्क चलने वाला नहीं। रुको एक मिनट। मूल रिया तो आसपास के गांवों में मशहूर झगड़ालू औरत थी। हालांकि दिमाग ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन उसके पास एक अद्भुत पहचान है। पिछले जन्म में हर चीज में मैं दबती रही। इस जन्म में मैं झगड़ालू हूँ। मुझे तर्क से क्या लेना देना। वह अभी अभी बीमारी से उबरी है। उसकी सेहत अभी ठीक नहीं हुई। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो। इस बार मैं हरगिज उससे चिपका नहीं रहूंगा। सुनो जीजाजी, तलाक नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। पिछले 2 साल से मेरी दीदी को तुमसे पैसे मांगने में काफी दिक्कत हो रही है, इसीलिए वो तुमसे तलाक के लिए मजबूर हुई। बस तुम लोग गरीबी का रोना न रो और हमें पैसे देते रहो, तो हम तलाक नहीं लेंगे। हाँ बिल्कुल, रिया ने तो तुम्हारी जान बचाई थी। तुम्हारा परिवार इस एहसान को चुकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम्हारा घर तो एक अथाह गड्ढा है। बेटा आलसी और पेटू है, बाप तो जुएबाज है। क्या यही रिया की भलाई है? बकवास बंद करो, जल्दी पैसे दो। बकवास बंद करो, जल्दी पैसे दो, नहीं तो आज हम सब नहीं तो आज मैं तुम्हें डूबने के साथ डूबूंगी। बकवास बंद करो, पैसे दो, नहीं तो आज सब कुछ तबाह कर देंगे। तुम होश में आ गई हो रिया, बहुत अच्छा किया बेटी। आज अगर उन्होंने माना नहीं तो हम उनसे जान की बाजी लगा देंगे। तुम ये क्या कर रही हो? रिया, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। हाँ, जान की बाजी लगानी ही पड़ेगी, लेकिन तुम खून चूसने वालों के साथ। रिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने माता पिता पर चाकू उठाने की? तुम नाफरमान बेटी हो। दीदी, तुमने गलत इंसान पर वार किया है क्या? ध्यान से देखो। तुम ही जैसे पैसों के लिए लड़कों को प्राथमिकता देने वाले, बेटी बेचने वाले माता पिता पर ही वार है। खराब जुअरी परजीवी। मुझे इतनी झगड़ालू बेटी कैसे मिल गई? क्या तुम्हें तर्क भी नहीं आता? माफ करना, झगड़ालू औरत को तर्क नहीं आता। चलो चलो जल्दी चलो। वो रिया फिर से उबल पड़ी हो। गुस्से में आकर अपने असली माँ बाप पर भी वार कर देती हो। आगे से अगर किसी ने मेरे पति या सास ससुर को परेशान किया तो मैं ही मार डालूंगी। रुको, बस थोड़ा आराम कर लेते हैं। आज के बाद अगर किसी ने मेरे पति और सास ससुर को परेशान किया तो मैं ही उसे मार डालूंगी। बस अब और नहीं, बंद करो यह नाटक। रिया, तुम्हारी यह हरकत बंद होगी या नहीं? अब तो घर आकर नाटक करने लगी हो। क्या तुम सचमुच हमें मारना चाहती हो? तुम्हें लगता है मैं नाटक कर रही हूँ? एक बार फिर कहती हूँ, अब से आकाश के परिवार से एक पैसा भी नहीं ले पाओगे। नहीं, तुमने अचानक मन बदल लिया। हमसे तो बात भी नहीं की। हम तो एक परिवार है ना। पहले तो तुमने ही कहा था तलाक लेने पर आकाश के परिवार की आधी संपत्ति मिल जाएगी, तब तुम्हारे पिताजी का जुए का कर्ज भी चुक जाएगा। एक परिवार होकर तुमने मुझे पैसे कमाने का जरिया बना लिया। एक परिवार होकर तुमने मुझे ऐसी दवा खिलाई कि मैं मर ही गई। वो तो मैंने खुराक ठीक से नहीं लगाई थी ना, और देखो तुम्हें तो कुछ हुआ भी नहीं। मैं भाग्यशाली थी,
बच गई, इसलिए अब मैं अपनी जिंदगी नए तरीके से जीऊंगी। तुम लोग कहते नहीं थे बेटी ब्याही जाए तो पानी की तरह बह जाती है। अब मैं दूसरे घर की बहू हूँ। तुम्हारे वो जुए के कर्ज वगैरह उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, और आकाश के परिवार से तो बिल्कुल भी नहीं। ये कैसी बात कर रही हो? बिल्कुल बेरहम हो गई हो। अगर पहले तू नहीं होती तो मैं संजय के पास इतना नहीं हारता कि मेरी पतलून तक। तुम ऐसा कहकर बेहद बेशर्मी दिखा रहे हो। पहले अगर तुम नहीं होते मैं संजय के पास इतना हार जाता कि मेरी पतलून तक उतरवा लेता है। 100। पापा, तुम इतना डर क्यों रहे हो? जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी कामयाबी, सब कुछ दांव पर लगाकर उससे लड़ो। मेरी बात मानो। क्या यह काम करेगा? मेरी समझ पर तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? लड़ो। सब कुछ दांव पर लगाना? राजेश अंकल, कहना पड़ेगा कि समय अच्छा नहीं है। यह पैसा मैं ले लेता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अरे नहीं नहीं संजय भाई, अंकल को थोड़ा और उधार दे दो। कम से कम अंकल को नुकसान की भरपाई तो करने दो। तुम मेरे यहाँ पहले से ही काफी पैसा बकाया रखते हो। तुम्हारी बेटी को बेच दो तो भी चुकता नहीं होगा। मैंने जो उधार लिया है वह जरूर चुकाऊंगा। भले ही मेरे पास पैसा न हो, लेकिन मेरी बेटी के ससुराल वालों के पास तो है। ठीक है, फिर राजेश अंकल को कुछ और दो। मैं अंकल के साथ 2 और खेल खेलता हूँ। दाव लगाओ। पापा, तुम्हें खेलना आता भी है या नहीं? हमारे पास सीक्वेंस है, डर किस बात का? दाव लगाओ, सब कुछ लगा दो, डरो मत। हे भगवान, तुमने मुझे ऐसी मूल मालकिन क्यों दी? यह तो सचमुच पिता को फंसाने की जीती जागती मिसाल है। दीदी, क्या तुम सच में भूल गई हो कि इन सालों में तुमने आकाश के परिवार के साथ क्या क्या किया है? देखो हमारी यह ईंट और देखो हमारी यह खपरेल। ये हर एक ईंट खपरेल इन सालों में तुम्हें बेचकर, तुम्हारी शादी करके आकाश के परिवार से पैसे लेकर खरीदी गई है। और हमारा बिस्तर पर बिछी 4 चादरें, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेप रिकॉर्डर, आंगन की वह मुर्गी। हम ही असली परिवार हैं। एक ही झुंड के लोग हैं, सब एक जैसे हैं, हम सब साथ हैं। तो तुम लोग मुझे सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझते थे। मैं भी पहले कम नहीं थी। यह झगड़ालू औरत कहाँ है? यह तो एक डाकू है। इस सब के बावजूद आकाश मुझे सहन करता रहा। अत्यधिक प्रेम में डूबा दिमाग। वजह यही है कि तुमने बचपन में आकाश की जान बचाई थी। क्या तुम अभी अभी यहाँ आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है। डरो मत, अब से यहाँ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। चलो, मैं तुम्हें मछली पकड़ने ले चलता हूँ। तुम ठीक तो हो ना? तुमने यह तो नहीं बताया था कि तुम्हें तैरना नहीं आता। तुम होश में आ गए। देखो, मैंने ही तुम्हें बचाया है। अब से तुम्हारी जान मेरी है। इतने समर्पित और अमीर पति को इतना दुख पहुंचाया। मेरी 80 के दशक में पुनर्जन्म की यात्रा। अब खुद पर ही निर्भर रहना होगा। यहाँ क्या चल रहा है? सुना है एक फिल्म क्रू यहाँ शूटिंग कर रहा है। कुछ एक्स्ट्रा ढूंढ रहा है। फिल्म क्रू? वो लड़की गुलाबी कपड़े वाली। फिल्म क्रू? मैं तो उससे बहुत वाकिफ हूँ। हाँ, अभी तो सिनेमा का स्वर्णिम युग शुरू ही हुआ है। फिल्म बनाना पैसे लूटने जैसा है। मेरे पिछले जन्म में मैं एक स्वर्णिम पटकथा लेखक थी और एक चुना हुआ क्रू सदस्य भी। वो लड़की तुम ही सही, तैयारी कर लो। निर्देशक साहब, अभी तो आप मुझे ही लेने वाले थे ना? मूल रिया की धोखेबाज सहेली हमेशा उसे बेवकूफ बनाकर मजा लेती थी। उसे जुआ खेलने और तलाक लेने के लिए उकसाती थी ताकि खुद आकाश की पत्नी बन सके। रिया दीदी को फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें तो शराब पीने और जुआ खेलने में ज्यादा मजा आता है। मुझे तो फिल्मों में काफी दिलचस्पी है। कला फिल्म, युद्ध फिल्म, स्वर्णपुरी और ताइवान फिल्म, देशभक्ति फिल्म, ऐतिहासिक महाकाव्य फिल्म, मानवीय फिल्म, मूक फिल्म, संगीत फिल्म, मुझे सब देखना पसंद है। तुम्हें कौन सी फिल्में देखना पसंद है? तुमने तो एक कार्टून भी नहीं देखा है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे पसंद नहीं आएगा? रिया दीदी, मुझे बस डर है
कि आपको एक्टिंग का अनुभव नहीं है। आखिर आपने ज्यादा पढ़ाई भी तो नहीं की। मैं तो बस चाहती हूँ कि आप शर्मिंदा न हो। पटकथा लेखन से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन परियोजना अनुकूलन तक, निवेश लाना, क्रू का एकीकरण, कला निर्देशन और सेट डिजाइन, स्थान की तलाश और स्टोरी बोर्डिंग, कास्टिंग और कॉस्ट्यूम फिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन तैयार फिल्म, क्या इतनी जानकारी परिचित मानी जाएगी? तुम यह सब क्या बकवास बक रही हो? समझ में ही नहीं आ रहा। वाह, तुम तो विशेषज्ञ हो। तो फिर मैं अब मेकअप आर्टिस्ट के पास तैयारी करने जाती हूँ। निर्देशक साहब। छोटी सी, मेरे पिछले जन्म में मैंने क्रू में हर तरह का काम किया। फिल्मों के बारे में इतना ज्ञान है, उसके सामने तो मैं कुछ अनाड़ी सा लगने लगा हूँ। निर्देशक साहब, गलत इंसान को लेकर फिल्म बर्बाद मत कर देना। यह रिया तो एक कुख्यात झगड़ालू औरत है। पता नहीं शूटिंग के बीच में ही कब झगड़ा शुरू कर दे। कोई बात नहीं, बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे निर्देशक साहब, आप एक बार फिर सोच लीजिए। उसकी अशिष्ट बातचीत और साधारण सूरत हमारी फिल्म पर जरूर कालिक पोत देगी। निर्देशक साहब, हमारे इस सीन का एक मुख्य कलाकार अचानक आ नहीं सकता, शायद एक्स्ट्रा से काम चलाना पड़े। क्या? इतने लंबे डायलॉग वाला सीन मैं अभिनेता कहाँ से लाऊं? याद कौन कर पाएगा? मैं कर सकती हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है। कोई नहीं है, है ना? निर्देशक साहब, क्या मुझे ट्रायल देंगे? निर्देशक, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? यह पहली बार है। मैंने उसे इतना आत्मविश्वासी कभी नहीं देखा था। लड़की, तुम्हारी छवि काफी अच्छी है, लेकिन इस दृश्य में संवाद बहुत ज्यादा हैं। उन्हें याद करने में निश्चित ही समय लगेगा, लेकिन हमारे पास। मुझे सिर्फ एक बार का मौका दीजिए। कहानी की सेटिंग देखने के बाद मैं संवादों में सुधार कर सकती हूँ। संवादों में सुधार? रिया दीदी, तुम अपनी औकात भूल गई हो क्या? यह फिल्म बनाना है, बच्चों का खेल नहीं। हर शब्द लेखक ने बड़ी मेहनत से लिखा है। क्या बस ऐसे ही बदल दोगी? इसीलिए मैं कह रही हूँ, मुझे कहानी की सेटिंग और मोटे तौर पर संवाद देखने दो। शायद सब याद करने का समय न मिले, लेकिन कहानी की जरूरत के हिसाब से मैं उन्हें बोलचाल की भाषा में बदल सकती हूँ। कहानी पूरी रखते हुए किरदारों को ज्यादा जीवंत बनाने की कोशिश करूंगी। रिया दीदी, अगर मुझे ठीक से याद है, तुम्हें तो कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं आता। सब लोग व्यस्त हैं। किसके पास तुम्हारे साथ मजाक करने का समय है? कोई बात नहीं, तो मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। चलो मान लेते हैं कोई फुर्सत में है भी, तो भी निर्देशक साहब आपकी बात मानेंगे नहीं। ठीक है, अभी और कोई चारा भी नहीं है, बस एक बार। बस चलो, 3, 2, 1, रोलिंग। कट। बिल्कुल परफेक्ट। इतने कम समय में तुमने किरदार को इतनी अच्छी तरह समझ लिया, और भाषा भी सटीक और संक्षिप्त है। यह आपकी निर्देशन कला का कमाल है। निर्देशक साहब, मैं एक प्रोफेशन पटकथा लेखक हूँ। मैंने अनगिनत फिल्में देखी हैं। किरदार का व्यक्तित्व है, संवादों का संदर्भ है। ऐसे में थोड़ा बदलाव करना कोई बड़ी बात थोड़े ही है। यह एक मशहूर फिल्म निवेशक का पता और संपर्क नंबर है। तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए मुझे लगता है ये तुम्हारे काम आएगा। बहुत बढ़िया, शुक्रिया निर्देशक साहब। बदबूदार जुअरी, इतना घमंड क्यों कर रही है? बहुत अच्छा हुआ। शायद इस तरह मैं अपने पिछले जन्म के पटकथा लेखन के हुनर और फिल्मी ज्ञान का इस्तेमाल कर सकती हूँ और 80 के दशक की फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना सकती हूँ। मैं रिया भी सुधार और खुलापन की इस बड़ी लहर के साथ आगे बढ़ती जाऊंगी। अरे बाप रे, कोई भावुक जवान नदी में कूदने जा रहा है। अरे बाप रे, यह भावुक लड़का नदी में कूदकर जान देने वाला है। जरूर इन सालों में बहुत प्यार में टूट गया होगा। अब निराश होकर प्यार में डूब मरने के लिए कूदने जा रहा है। अरे मत, मेरी अच्छी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई है। आकाश, तुम्हें मरने नहीं दूंगी। आकाश, तुम्हें मरने नहीं दूंगी। बस हो गया, जरा ज्यादा जोर लगा दिया। आकाश, कृपया तुम मत मरना, बस तुम जाग जाओ। मैं कसम खाती हूँ तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगी। इतना हैंडसम है, 2-4 चुंबन ले लेने में क्या हर्ज है।
तुम जाग गए। अगली बार किसी को बचाते समय जगह तो ठीक से देख लिया करो। माफ करना। मैं तो चिंतित थी कि तुम नदी में कूद कर जान दे दोगे, पर जरा ज्यादा जोर लग गया। हाँ ना, क्या तुम मेरे पति नहीं हो? तुम्हारी चिंता करना तो स्वाभाविक है। जो भी कारण रहा हो, अब तुम्हारी यह जान मैंने बचाई है। आगे से मेरी इजाजत के बिना मरने की हिम्मत मत करना। ठीक है, अब हाथ हटा सकते हो। माफ करना, अनजाने में। नहीं नहीं रिया, तू इतनी बेशर्म लड़की है। थोड़ा संयम बरत। अभी तो आत्मा का स्थानांतरण हुए कितने दिन हुए हैं और तू चूमने छूने लग गई। अब तो उसके शरीर को देखकर ललचा रही है। पर मैंने तो साफ देखा, उसके मजबूत सीने के पट्टे मुझे बुला रहे थे। तुम्हें क्या हुआ? कान इतने लाल क्यों हैं? कहीं सर्दी बुखार तो नहीं हो गया? तुझे ही बुखार आया होगा, बस मौसम थोड़ा गर्म है। तुम गलत मत समझना, मैं तुम्हें देखकर शर्मा नहीं रही हूँ। मैं महसूस कर सकता हूं। तुम्हें तो शर्म नाम की चीज का पता ही नहीं है। वो तुम पहले नहा लो। नदी से निकले हो और पसीने से तरबतर हो। जाओ नहा लो। नहीं, पहले तुम नहाओ। घर में गर्म पानी ज्यादा नहीं है। पहले तुम शिकायत करती थीं कि तुम्हारे लिए भी काफी नहीं होता। हमेशा तुम ही पहले नहाती थीं। मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा। क्या तुम कह रहे हो कि इन सालों में तुम मेरे लिए हमेशा ठंडे पानी से नहाते रहे, सर्दियों में भी? ये सब तो तुम्हें हमेशा से पता था ना? कहते हैं ईश्वर उन लोगों को माफ नहीं करता जो सच्चे दिल को ठुकराते हैं। मेरे इस मूल चरित्र के व्यक्तित्व के साथ कहीं बाहर जाकर बिजली गिरने से मर न जाओ। आकाश, तुम मुझे इतना पसंद करते हो। मैं इतनी शैतान और बुरी हूँ, फिर भी तुम हर बात सहते हो और मेरी शरारतें देखते रहते हो, बस इसलिए क्योंकि बचपन में मैंने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। हालांकि मैं उस समय छोटा था, लेकिन मैंने तुमसे जो वादा किया था उसे तोड़ना नहीं चाहता। उस समय तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तुम्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी हुई। मुझे लगा तुम सच में मुझे पसंद करती हो। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला तुम्हें पैसा पसंद है। आकाश, जाग जाओ। ऐसे झूठ तुमने अनगिनत बार सुने हैं। रिया, मेरा मजाक मत उड़ाओ। लगता है उसे मूल मालिक ने PTSD ट्रॉमा दे दिया है। पति, चलो साथ में नहाते हैं। ठीक है। उस तरह बहते पानी के नीचे नहाने से पानी बर्बाद होता है। इस तरह हम दोनों गर्म पानी से नहा सकते हैं। तो तुम्हारा साथ नहाने का मतलब यह था? मुझे लगा था। हाँ, नहीं तो तुम्हें क्या लगा था? आकाश, इन सालों में तुम दोनों ने पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं निभाया। अब तो तलाक होने वाला है। तुम अब भी क्या उम्मीद कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हारी पीठ रगड़ूं, साबुन लगाऊं वगैरह, तो मैं कर भी सकती हूँ। छिया, नहीं चाहिए तो रहने दो। काफी देर से नहा रही है, आवाज क्यों नहीं आ रही? मैंने यह साथ नहाने का दृश्य बनाया था, इसका इतना साधारण अंजाम नहीं होना चाहिए था। आकाश को मुझ में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। कहीं वह ठंडा तो नहीं है? वाह, यह नहाना कितना गर्म और आरामदायक है। बस पीठ अच्छे से साफ नहीं हो पा रही। अगर कोई मदद कर दे तो अच्छा रहे। यह साबुन तो खड़े होकर लगाना पड़ता है।
थोड़ा थोड़ा करके, ताकि हर इंच त्वचा चिकनी हो जाए। अरे बाप रे! 80, आकाश, तुम सच में बड़े बुद्धू हो। मैं बात कर रही हूँ, सुन रहे हो क्या? मैं तो बहुत पहले नहा चुका था और तुम्हारे लिए तौलिया लेने गया था। तुम लोग वहाँ कब से हो? कुछ देर से। रिया बेटी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, समझती हूँ। माँ, औरत ही औरत की दर्द समझती है। माँ, आप गलत मत समझना। मैं और रिया ने कुछ नहीं किया। आप और पापा। अरे, पापा कहाँ हैं? पूर्वजों की कृपा बनी रहे। लगता है इस बार हमारे घर में संतान का सुख आएगा। हालांकि यह बहू बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हमारा पुराना खानदान भी इसे स्वीकार कर लेगा। मैं कैसे अच्छी नहीं हूँ? पिताजी, आप लोग शांत हो जाइए। यह मेरा लिखा हुआ तलाक का आवेदन है। कल मैं रिया के साथ तलाक के लिए आधिकारिक रूप से आवेदन कर दूंगा। आप देख लीजिए, अगर सब ठीक है तो। रिया, तुम क्या कर रही हो? मैं तलाक नहीं दूंगी। रिया बेटी, क्या तुम इस बार सच में तलाक नहीं ले रही हो? फिर से जायदाद का हिस्सा कम मिलने का बहाना तो नहीं है? कुछ न कुछ नाटक कर रही होगी। माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने घरवालों को चेतावनी दे दी है कि वे फिर परेशान न करें। आप, पिताजी और आकाश सब मेरे लिए इतने अच्छे हैं। मैं इस घर को पूरी तरह से संभालूंगी। लगता है यह पहली बार है जब उसने माना है कि यह उसका अपना घर है। मैं बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि तुम बुजुर्गों को फिर परेशान न करो। खासकर जुए के लिए उनसे पैसे मांगना बंद कर दो। आप चिंता न करें, इस जन्म में मेरी जुआ और नशे से जान का दुश्मनी है। रिया दीदी, आकाश और अंकल आंटी भी यहाँ हैं। जुए के अड्डे का संजय रिया दीदी को ढूंढ रहा है। वह कह रहा है कि पैसे लेकर जाए। फिर से यह छोटी धोखेबाज जुए के अड्डे वाले संजय से मिलीभगत करके मूल मालिक को जुए में फंसा दिया और मौत के रास्ते पर धकेल दिया। रिया दीदी, क्या मुझे अंकल आंटी के सामने नहीं कहना चाहिए था कि आप जुआ खेलने जा रही हैं? मेरी जीभ फिसल गई। आप मुझे एक थप्पड़ मारकर अपना गुस्सा निकाल लो। ठीक है, तुम्हारी यह छोटी सी इच्छा पूरी कर देती हूँ। तुम्हारी यह जीभ तेज नहीं, बदबूदार है। शायद तुमने बहुत ज्यादा खा लिया है। सिर्फ बदबू ही नहीं आती, बल्कि दिमाग भी गंदा हो गया है। रिया दीदी, मुझे पता है आप पैसे हारने से दुखी हैं, लेकिन आकाश इतने अच्छे हैं। मैं सच में नहीं चाहती कि आप उनका दिल और दुखाए। मेरे पति का दिल मैं संभाल लूंगी और तुम अपनी चालाकी वापस रख लो। वह सीधे मेरे चेहरे पर आ रही है। मैं एक बार जाकर आती हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। रिया, चिंता मत करो, इस बार मैं सब कुछ खत्म करने जा रही हूँ। रिया, तू इतनी देर से क्यों आई? संजय ने मुझे यहाँ ला खड़ा किया है। कह रहा है कि आज अगर मैं पैसे नहीं चुकाऊंगा तो मेरा हाथ काट देगा। तू जल्दी से आकाश के पास जा, उसके परिवार से कुछ पैसे ले आ। श्रीमती रिया आखिरकार आ ही गई। थोड़ी और देर हो जाती तो तेरे पिताजी की उंगलियां कितनी बच पाती, पक्का नहीं कह सकता। अच्छा, कौन सी उंगली काटनी है तेरे पिताजी की? मैं खुद ही काट देती हूँ। तू ये चाकू लेकर किसे डरा रही है? जान देने आई है क्या? सुन ले, कर्ज चुकाना स्वाभाविक बात है। तुम्हारे परिवार का जो कर्ज है, तेरे पिताजी के हाथ पैर काट देने से भी नहीं उतरेगा। तेरा भी साथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले उनकी काटो, फिर मेरी। मैं तुम्हें बता दूं, कर्ज चुकाना जरूरी है। तुम्हारे घर का जो कर्ज है, तुम्हारे पिताजी के हाथ पैर काट दो तो भी पूरा नहीं होगा। तुम्हें भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उनका काटने के बाद मेरा काट लेना। रुको, रिया, तुम तो एकदम झगड़ालू औरत हो। क्या तुम मुझसे भी ज्यादा गुंडा बन रही हो? थोड़ा सा कर्ज है, जान देने लगी, इतनी जरूरत थी? हाँ ना रिया दीदी, बस थोड़ा सा कर्ज है। तुम पहले की तरह आकाश के घर से मांग लो ना।
क्या तुम सच में अपनी उंगली काटने का साहस रखती हो? फिर से कोशिश करनी है क्या? चूंकि आज डर गए हो तो रोज रोज तंग मत करो। हमारे घर पर ये कर्ज कैसे चढ़ा तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। मैं फिर से साफ कर देती हूँ, आज से मैं रिया एक बार भी जुए पर हाथ नहीं डालूंगी। पुराना पैसा मैं तुम्हें लौटाने का रास्ता ढूंढ लूंगी, लेकिन जुए से नहीं। रही बात मेरे पिताजी की, वे फिर जुआ खेलें तो तुम हाथ काट लेना, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। तुम ठीक तो हो? पीछे कोई पीछा तो नहीं कर रहा है ना? नहीं। हाय राम, मैं तो डर गई। जल्दी से घर चलते हैं। लगता है पता नहीं आत्मा बदलने के बाद पुराने मालिक के असर से हूं क्या, मेरा दिल बड़ा हो गया है। आज सच में जुआ नहीं खेला तुमने? कितनी बार कहूं तब मानोगे मेरी बात? फिर वही बात, इस जन्म में जुआन शाह मेरा दुश्मन है। अगर तुम सच कह रही हो और वादा निभा सकती हो तो मैं पैसे दे सकता हूँ तुम्हारा पुराना कर्ज चुकाने के लिए। रुको पति, तुम्हारे पैसे हमारे घर के पैसे हवा से तो आए नहीं हैं, क्यों दें उन्हें? मेरी और मेरे परिवार की गलतियों की कीमत चुकाने में वो पैसे बचा कर रखें, अच्छी जिंदगी बिताएं। धनी परिवार बने रहना अच्छा नहीं है क्या? दान भी ऐसे नहीं करते। सच में यकीन नहीं होता यह बात तुम्हारे मुंह से निकली है। उदासी भरा हीरो मुझ पर मुस्कुराया। हीरो किसे कहते हैं? हीरो वो होता है जो तुम हो, तुम ही मेरे हीरो हो। खैर कर्ज की बात तुम मत सोचो, मैं खुद कमाऊंगी। अब आकाश के परिवार का खून नहीं चूसूंगी। इस बीमारी के बाद लगता है वाकई बदल गई है वो। चिड़चिड़ापन तो है अभी भी, लेकिन सचमुच खुशमिजाज और समझदार बन गई है। तो पैसे कैसे कमाओगी? मुझे फिल्म बनानी है। क्या? पता है यह बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं है। आने वाले समय में शॉर्ट वीडियो, माइक्रोफिल्म वगैरह हर कोई बना सकेगा, हर कोई स्टार बन जाएगा, समझे? रिया, कहीं पिछली दवा का साइड इफेक्ट तो नहीं है? अभी तक ठीक नहीं हुआ? समझोगे भी नहीं। देखो यह उस डायरेक्टर ने दिया था जो हमारे गांव में शूटिंग करने आया था। मैं पहले पटकथा लिखूंगी, फिर इस स्वर्णपुरी निवेशक से पैसे लूंगी। अभी स्वर्णपुरी फिल्मों का सुनहरा दौर है। मेरी लेखन कला और पिछले जन्म में देखे हुए उस सुनहरे दौर की क्लासिक फिल्मों के साथ यह तो आसान सवालों की परीक्षा है। सालों का सपना पटकथा लेखक बनने का 80 के दशक में पूरा होने का मौका मिलेगा, सोचा नहीं था। तुम्हारी बात माने तो तुम्हें वो पटकथा नाम की चीज लिखनी होगी ना? हाँ, सोचने से बेहतर है करना। मैं अभी लिखना शुरू करती हूँ। घर में कागज कलम कहाँ है? लेकिन तुम तो पढ़ना लिखना जानती ही नहीं हो। क्या मैं अनपढ़ हूँ? तुम्हें यकीन है कि तुम्हें कागज और कलम खरीदनी है? बचपन से ही तुम्हें लिखावट देखकर चक्कर आते थे, इसलिए हमारे घर में संस्कृति से जुड़ी हर चीज तुमने फेंक दी है। एक भी नहीं बची। लिखावट वाली तो बिल्कुल नहीं। तो सिद्धांत रूप में तुम्हें तो अनपढ़ होना चाहिए। ओह आकाश भाई, रिया दीदी को स्टेशनरी खरीदने लाए हैं। मुझे याद है ये सब चीजें पहले तुम्हारे घर में वर्जित सामान नहीं थी क्या? हमारे घर में वर्जित सामान तो धोखेबाज है। पीने की तो बात छोड़ो, इसकी महक से ही मतली आती है। रिया दीदी तुम क्या बक रही हो? हमेशा इतनी उलझी बातें करती हो, समझ ही नहीं आता। हालांकि तुम्हें सचमुच थोड़ी पढ़ाई कर लेनी चाहिए आकाश भाई। लेकिन आप तो कॉलेज प्रवेश परीक्षा की बहाली के बाद के पहले बैच के ग्रेजुएट हैं और एक अनपढ़ के साथ शायद ज्यादा बातचीत न हो पाए। पिछले जन्म में ज्ञानोदय विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग की मेधावी छात्रा होने के बावजूद मुझे आज अनपढ़ कहा जा रहा है। हम पति पत्नी के बीच की बातचीत शायद पढ़े लिखे होने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे घर में कविता खानी नहीं चलती, बस प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। खांसी। नमस्ते। हाँ, ऐसी बातों में तो रिया दीदी ही माहिर हैं। नमस्ते। हाँ, ऐसे काम में रिया दीदी से बेहतर और कौन है?
अरे आकाश, पिछली बार सरपंच ने सबको जो बताया था वो सामाजिक नैतिकता अभियान बहुत अच्छा था। मैं उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखवाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे फिर से सिखा सकते हो कि कैसे लिखना है? नोटबुक में तो लिखा ही है ना, बस वहीं से कॉपी कर लो। अरे यार, मेरी लिखावट अच्छी नहीं लगती ना, तुम्हारी तरह नहीं जिनका हाथ भी सुंदर है और शख्सियत भी। मैं 3 तक गिनती हूँ। मेरी शादी और मेरी संपत्ति से दूर रहो। अरे इतनी जल्दी क्यों मचल रही हो? मुझे पता है रिया दीदी, तुम्हें पढ़ाई पसंद नहीं। मैं तो बस यही सोच रही थी कि कहीं तुम आकाश की मेहनत बर्बाद न कर दो। तुम्हें कैसे पता कि मुझे पढ़ाई पसंद नहीं? मैंने अभी 3 शब्द सीखे हैं, मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। इसे जोर से पढ़ो। बड़ा बेवकूफ। तुम मेंढक पैर पर चिपक जाए तो काटे नहीं, पर बहुत परेशान करता है। तुम सच में लिखना जानती हो? अच्छा, इसे ऐसे समझो कि मेरी मौत से बचने वाली एक चमत्कारी बात है। बस इतना जान लो कि तुम्हारी पत्नी अनपढ़ नहीं है। चूंकि तुम पढ़ी लिखी हो तो क्या तुम आकाश के परिधान कारखाने में काम करने आ सकती हो? इससे तुम्हारे लक्ष्य के और करीब पहुंचने में मदद मिलेगी। हाँ, सही कहा। मैं कैसे भूल गई कि मेरे अंदर मजदूर की आत्मा बसती है। अपने ही घर के कारखाने में काम करूंगी, मुझे मंजूर है। मेरे पति तो बहुत चालाक हैं। चलो निकलते हैं, घर जाकर पटकथा लिखते हैं। यह सब सचमुच एक चमत्कार जैसा ही है। तुम्हारा यह परिधान कारखाना इतना बड़ा है। अच्छा पति जी, तुम्हें धनी परिवार कहा था, लगता है तुम्हें कम आका था। बड़ा तो होना ही था ना। रिया दीदी के पहले के खर्चे को देखते हुए तो अगर आकाश में कुछ काबिलियत न होती तो क्या वह तुम्हारे खर्चे संभाल पाते? तो मैं कारखाने में कुछ क्लर्क का काम कर लूंगी, चाहे यह तुम्हारा कारखाना ही क्यों न हो। मैं मुफ्त में नहीं रहना चाहती। अपना काम ठीक से करके जितना हो सके मदद करूंगी। तो फिर तुम्हारी पटकथा लिखने का समय कम रह जाएगा। सोच लिया है? पटकथा के लिए आराम का समय काफी है। अच्छा, तो फिर रिया दीदी को मेहनत करनी पड़ेगी। बस बाद में कोई उल्टा काम न कर देना। यह कारखाना है, तुम्हारा घर नहीं। मैनेजर साहब, बुरी खबर है, हमारा नया आयातित उपकरण आ गया है, लेकिन दिया गया निर्देश पुस्तिका पूरी अंग्रेजी में है। इतना आधुनिक मशीन हम समझ नहीं पा रहे, कोई भी इसे चला नहीं सकता। बेकार। इस तरह के बड़े उपकरणों की निर्देश पुस्तिका ज्यादातर कई तकनीकी अंग्रेजी शब्दों से भरी होती है। अगर पेशेवर अनुवादक न हो तो शायद समझना मुश्किल होगा। हाँ, सभी तकनीशियन उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा। पहले घबराओ मत। क्या मुझे वहाँ ले चलोगे? रिया दीदी, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही। यह कारखाना है, क्या तुम अपनी मनमर्जी थोड़ी रोक सकती हो? जो मन में आए वही मत करो। इतने पेशेवर तकनीशियन जो चीज समझ नहीं पा रहे, तुम जाकर क्या करोगी? तुम बिना परेशानी किए ही अच्छा करोगी। अभी जरूरी काम है, मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। चलो पहले सब मिलकर वहाँ चलते हैं। ये सब क्या लिखा है? आओ आओ, इसे कौन समझ सकता है? सब हट जाओ, मैनेजर साहब आ रहे हैं। हालांकि मैंने कॉलेज पढ़ाई की है, लेकिन विदेशी भाषा में मेरी पकड़ इतनी अच्छी नहीं है। इस पर बहुत से शब्द मैं भी नहीं पहचानता। तो फिर क्या करेंगे? ट्रांसलेटर बुलाएं? उनके आने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। यह मशीन यहाँ पड़ी रहेगी और काम नहीं करेगी तो हर दिन का बहुत नुकसान होगा। ये मशीनें मुख्य रूप से आयातित कपड़े रंगने वाली मशीनें हैं और परिधान प्रिंटिंग मशीन। तुम इसे समझ सकती हो? कागज और कलम है। मैनेजर आकाश, इतने सारे तकनीशियन भी नहीं समझ पाए। वह मुझे कोशिश करने दीजिए। क्या ये ठीक रहेगा? इतने सारे अनुभवी तकनीशियन भी नहीं समझ पाए। वो क्यों दिखावा कर रही है? हाँ, सही कहा। सब जानते हैं कि रिया दिन भर बस झगड़ा और नाटक करती रहती है या फिर शराब पीती है और जुआ खेलती है। एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकती। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैनेजर ने उसे फैक्ट्री में लाकर क्या रिश्वत तो नहीं दी? रिया दीदी, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, झूठी शान दिखाकर खुद को मत सताओ। यहाँ इतने सारे लोग देख रहे हैं। अगर तुम अनुवाद नहीं कर पाई या गलती कर दी तो शर्मिंदगी तुम्हारी नहीं होगी। पिछले जन्म में मैंने मुश्किल से ज्ञानोदय विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। सोचा था अपनी मेहनत से जिंदगी बदल लूंगी, लेकिन मेरी स्कॉलरशिप पिताजी ने जुए में उड़ा दी। आखिरकार कर्ज के चलते मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और पैसे कमाने काम पर जाना पड़ा। खैर, यह अंग्रेजी मेरे लिए इतनी पिछले जन्म में मैंने बड़ी मुश्किल से ज्ञानोदय विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। सोचा था अपनी मेहनत से तकदीर बदल लूंगी, लेकिन मेरी छात्रवृत्ति पिताजी ने जुए में उड़ा दी। आखिरकार कर्ज के चलते पढ़ाई छोड़नी पड़ी और पैसे कमाने काम पर लग गई। खैर, ये अंग्रेजी मेरे लिए इतनी मुश्किल नहीं है।
वो ऐसी क्या कर रही है? क्या सच में अनुवाद कर पाएगी? क्या बड़ा हादसा टलने के बाद सच में बुरी आत्मा का साया हो गया है जो उसे प्रतिभाशाली बना दिया? हो गया। ये मैनुअल बहुत लंबा है। आकाश, क्या इसमें जो लिखा है वो सही है? कहीं रिया दीदी ने इज्जत बचाने के लिए कुछ भी तो नहीं लिख दिया? अगर मशीन खराब हो गई तो हमारी फैक्ट्री को बहुत नुकसान हो जाएगा। सही है या गलत? टेक्नीशियन मास्टर को सौंप दो, चेक करके पता चल जाएगा। तुम्हारी जो पढ़ाई लिखाई है, तुम्हें फोनेटिक्स में भी लिख दूं तो समझ में नहीं आएगा। मैं तो बस चिंता कर रही थी, अगर रिया दीदी की वजह से गलत अनुवाद या ऑपरेशन से मशीन खराब हो गई तो ये नुकसान आकाश और फैक्ट्री को ही उठाना पड़ेगा। हाँ मैनेजर साहब, ये मशीनें हमारी आने वाली 6 महीनों की रोजी रोटी से जुड़ी हैं। प्रोडक्शन कम हो जाएगा और मशीन पर इतना पैसा डूब जाएगा तो साल भर की मेहनत बेकार चली जाएगी। मैनेजर साहब, हाँ सही कह रही हैं आप, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी पत्नी है। हमारे साथ जुआ तो नहीं खेल रहे? हाँ बिल्कुल सही। सब लोग शांत हो जाइए, जल्दी ही नतीजा आ जाएगा, चाहे मैं मैनेजर के तौर पर देखूं या पति के तौर पर। मुझे रिया पर पूरा भरोसा है। मैनेजर साहब, नतीजा आ गया है। मैनेजर साहब, नतीजे आ गए हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अब मशीन ठीक से चल रही है, अनुवाद बिल्कुल सही है। सोचा भी नहीं था रिया को सच में अंग्रेजी आती है। अब ठीक है, हमें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। ये कैसे संभव है? इसकी किसने कल्पना की होगी? शायद मैनेजर साहब को पहले से पता था, नहीं तो वे इतने अड़े कैसे रहते? बिल्कुल सही। आपके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश की, मैनेजर आकाश। इस बार आपने कारखाने का नुकसान बचा लिया, शुक्रिया रिया। पति पत्नी इतनी औपचारिकता क्यों? धन्यवाद देना है तो रात को देना। मैनेजर साहब, इस बार वाकई रिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए, कारखाने के लिए उनका योगदान। मेरे ख्याल से हमारे कारखाने का ब्रांड एम्बेसडर उसे ही बनाना सही रहेगा। क्योंकि हम महिला परिधान कारखाना है। हाल ही में सच में एक की तलाश थी, ब्रांड एम्बेसडर। बहुत सी महिला कर्मचारियों ने आवेदन किया है। अरे हाँ, याद है, नेहा ने भी आवेदन किया था ना? आकाश, मैंने भी आवेदन किया का क्या मतलब? मैं तो इस कारखाने में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हूँ, है ना? यह तो लगभग सबकी मंजूरी से तय हो चुका है। आप सिर्फ उसके कारण बदल नहीं सकते। उसने कुछ टूटी फूटी अंग्रेजी का अनुवाद किया, इसलिए नहीं। पिछले जन्म का कॉलेज जीवन पूरा नहीं पढ़ पाई। शायद मुझे दूसरी बार कॉलेज जाने का मौका मिल सकता है। रिया, क्या सोच रही हो, इतनी खुश? कुछ नहीं, बस अचानक याद आया, इस जन्म में एक और अधूरा सपना है, उसे पूरा कर सकती हूँ। तो वह ब्रांड एम्बेसडर वाली बात? छोड़ो, मुझे किसी से चीजें छीनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सबके सामने आने जाने का। नेहा ही ठीक रहेगी, उसका चेहरा मोटा है। अरे तुम। मैनेजर साहब कहाँ हैं? मैनेजर साहब को बुलाओ, मेरा न्याय करें। मैनेजर साहब। श्रीमती वर्मा, ये तुम फिर क्या कर रही हो? इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैं मैनेजर साहब को बुला रही हूँ, मेरा न्याय करें। मैनेजर आकाश, हमारे कारखाने में एक चालबाज औरत है, आप ध्यान देंगे या नहीं? मैं मैनेजर साहब से न्याय की मांग करने आई हूँ। मैनेजर आकाश, हमारे कारखाने में एक चालबाज औरत है, आप इसका ध्यान रखेंगे या नहीं? यह मीना भाभी हैं। गांव वाले हमेशा से उनके बारे में अफवाहें फैलाकर उन्हें परेशान करते रहे हैं। ये मीना विधवा तो कहो ना, जब से यही गांव में आए हैं उस पर कितनी बदनामी झेलनी पड़ी है। सही कह रही हो, उसके पति ने जुए में धोखाधड़ी की और अचानक गायब हो गए। कहते हैं बाहर किसी ने उन्हें मार डाला। मेरे ख्याल से तो उसी ने उन्हें मार डाला। उसका वो दुखड़ा रोता चेहरा देखो, हर वक्त ऐसे रहती है जैसे सबने उसका पैसा खा लिया हो। शायद उसके दिमाग में बस मर्दों को बहलाने फुसलाने के ख्याल आते होंगे। मीना भाभी ने इन सालों में बहुत कुछ झेला है। वह अकेली गांव के किनारे रहती है, किसी से मिलती जुलती नहीं। सुनिए मैनेजर साहब, आपको मेरा हक दिलाना होगा, मुझे न्याय चाहिए। ये चालबाज औरत मेरे राजेश को बहकाती है, मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। ये बदचलनी है, ये समाज का कीड़ा है। बस करो श्रीमती वर्मा, तुम्हारे राजेश की वह हालत है, उसे कौन बहकाएगा? उसका शरीर तो शायद तुमने ही खोखला कर दिया होगा। हाँ, अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम कर भी नहीं सकते, वो तो क्या करेगा? ये छोटी विधवा, इसे अकेलापन लगता है, मर्द की तलाश है। आज इसने राजेश पर नजर डाली है, आम दिनों में तो पता नहीं तुम्हारे कितने मर्दों को बहकाती होगी। मैनेजर साहब जी, मैंने नहीं किया, सच कहती हूँ, मैंने नहीं किया। मैं हमेशा शांति से रहती हूँ, गांव के किनारे छिपी रहती हूँ, बस इसी डर से कि विधवा के दरवाजे पर बदनामी जल्दी लगती है। आज राजेश वर्मा ने मुझ पर हमला करना चाहा, वो हमेशा से मुझे परेशान करता रहा है। राजेश वर्मा, आखिर हुआ क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। मैं उस विधवा से क्यों छेड़छाड़ करूंगा?
उसने मुझे बहकाया। राजेश, मैनेजर साहब से सच बोलो, तुम अपनी आत्मा के साथ धोखा नहीं कर सकते। तुमने कर्मचारी स्नानघर में मुझे नहाते हुए छिपकर देखा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया और घर भागते वक्त रास्ते में रोक भी लिया। अरे तुम झूठे इल्जाम मत लगाओ, साफ साफ तुमने कपड़े उठाकर मुझे दिखाया, मुझे जानबूझकर गलती करने के लिए उकसाया। हाँ बिल्कुल, उसने ही मेरे पति को बहकाया। वो वैसी कैसे हो सकती है, खुद कपड़े उठाकर दिखाती है। मैंने पहले ही कहा था कि वो वैसी ही है। तुम कहते हो उसने कपड़े उठाकर तुम्हें दिखाया, तो फिर तुमने क्या देखा? अपने पति से पूछो, वो तो यही कहेगा कि दूसरों ने उसे बहकाया। राजेश वर्मा, तुम कहते हो कि मीना भाभी ने कपड़ा उठाकर तुम्हें बहकाया, तो तुमने आखिर देखा क्या था? शर्माओ मत। इंजीनियर राजेश, हमें भी बताओ ना, सुने कि मीना भाभी ने तुम्हें कैसे बहकाया, विस्तार से बताओ। रिया, यह थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो रहा? हम सिर्फ इंजीनियर राजेश की एक बात पर, उन पर भरोसा तो नहीं कर सकते ना? हाँ, तुम काया हो, बोलो ना, पीछे क्यों हट रहे हो? उसने तो शर्म ही छोड़ दी है, हम उसके लिए क्यों शर्मिंदा हो? वो बस ऊपर के कपड़े को नीचे खींच रही थी। किस तरफ? दाई तरफ शायद। तुमने क्या देखा? बस कंधा दिखा। क्या चूड़ी पहने हुए दाएं हाथ से खींचा था? हाँ। लेकिन उसके दाएं हाथ में तो चूड़ी थी ही नहीं। तो फिर बाएं हाथ से था। तुम्हारा कहना है कि चूड़ी पहने बाएं हाथ से दाएं तरफ का कपड़ा खींचा और दायां कंधा दिखाया? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हें पक्का है? मुझे पक्का है। राजेश वर्मा, मीना भाभी के दोनों हाथों पर चूड़ी थी ही नहीं। तुम शुरू से झूठ बोल रहे हो। क्या तुमने आमतौर पर मीना भाभी को या दूसरी महिला कर्मचारियों को परेशान किया है? इसकी जांच करना मुश्किल नहीं है। अगर अब मान लो तो बस नैतिक आचरण का मुद्दा होगा, लेकिन अगर पुलिस चौकी जाएंगे और दूसरों की बदनामी का आरोप लगाया तो फिर बात इतनी आसान नहीं रहेगी। राजेश वर्मा, मीना भाभी के दोनों हाथों पर चूड़ियां थी ही नहीं। तुमने पूरी कहानी झूठ बोलकर गढ़ी है। तुम आम तौर पर मीना भाभी को परेशान करते हो या फिर दूसरी महिला कर्मचारियों को। इसकी जांच करना मुश्किल नहीं है। अगर अब मान लो तो बस नैतिक आचरण का मुद्दा रह जाएगा, लेकिन अगर पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और तुम पर किसी की बदनामी करने का आरोप लगा तो फिर बात इतनी आसान नहीं रहेगी। मैं बस अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं उसे नहाते हुए देखना चाहता था, लेकिन उसने मुझे देख लिया। मुझे डर था कि मेरी बीवी मुझे मार डालेगी, इसलिए मैंने सारा दोष मीना विधवा पर मर दिया। अरे नाकारा, तुमने हमारा सिर शर्म से झुका दिया। चलो घर, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। रुको, लगता है तुमने अभी तक माफी नहीं मांगी। एक अकेली महिला को परेशान करना, उस पर झूठे आरोप लगाकर उसकी बदनामी करना, यह ठीक नहीं है ना? माफी मांगो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बेवजह बदनाम किया। चलो। क्या तुम्हारी दिलचस्पी परिधान कारखाने की ब्रांड एम्बेसडर बनने में है? भाभी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा नाम मीना है ना? तो अब से मैं तुम्हें मीना दीदी कहूंगी। मीना भाभी कहते रहना, थोड़ा अजीब सा लगता है। कारखाने के लोग आमतौर पर मुझे मीना विधवा ही कहते हैं। ये पहली बार है कि किसी को मेरा नाम याद रहा। रिया, मुझे पता है तुम्हारा इरादा अच्छा है, लेकिन जब से सुनील भाई चले गए हैं, भाभी सार्वजनिक रूप से आने जाने से बचती हैं। यह ब्रांड एम्बेसडर का काम। विधवा के लिए पहले से ही बदनामी के मौके ज्यादा होते हैं। कारखाने के लोग भी मुझे पसंद नहीं करते। मैं तुम्हारी भावना की कद्र करती हूँ। विधवा के दरवाजे पर पहले से ही बदनामी ज्यादा होती है। कारखाने के लोग भी मुझे पसंद नहीं करते। आपकी भावना तो मैं समझ गई। बस इतना ही कि यह ब्रांड एम्बेसडर बनना कोई आसान बात थोड़े ही है। वह तो हम महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे कपड़े पहनने वालों का प्रतिनिधित्व करता है। वह तो एक विधवा है, उसकी बदनामी है, इससे कारखाने की छवि खराब नहीं होगी। तुम जिसे उसकी बदनामी कहते हो, वह तो तुम जैसे पूर्वाग्रही लोगों की ही देन है, जो उसके बारे में फैलाते हैं। विधवा होने में क्या बुराई है? इससे सिर्फ यह पता चलता है कि उसके पति की उम्र कम थी। उसके पति को जुआ नहीं खेलना चाहिए था। वह पीड़ित है। आखिर कब से विधवा शब्द औरतों को बदनाम करने वाला गाली जैसा बन गया है? लेकिन सब तो यही कहते हैं, और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि सुनील भाई को इस बदकिस्मती लाने वाली ने ही मारा है। आज के बाद कारखाने में कोई भी ऐसी बात फैलाएगा तो खुद ही बाहर का रास्ता देख ले। सिर्फ विधवा होने की वजह से ही तुम्हारी बदगोई और बदनामी सहनी पड़े। क्या यह महिला परिधान कारखाना नहीं है? क्या मीना दीदी महिला नहीं है? क्या वह इस कारखाने की कर्मचारी नहीं है? आखिर कब से इस दौर में सिर्फ खुशहाल परिवार वाली औरतें ही जगह पा सकती हैं? मीना दीदी, आपको खुद के लिए कुछ तो मांगना ही होगा, नहीं तो ये लोग आपको कुछ नहीं देंगे, यहाँ तक कि इज्जत भी नहीं। तो कम से कम सुंदर तो होना चाहिए ना? उसकी हालत देखो, चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं।
सही कहा, सुंदर और स्टाइलिश हैं, लेकिन लगता है जैसे जान ही नहीं है। रिया, तुमने उसकी जिंदगी बदल दी। मैंने नहीं बदली, बस उसे खुद को फिर से पहचानने में मदद की है। रिया, अरे माताजी, मैंने कहा था ना, ये काम अब आपको नहीं करना है। आप ये कोई बात नहीं, माँ को ये करने में मजा आता है। आज तुम्हारे काम की चर्चा माँ ने सुनी है, लगता है मेरी बहू सच में बदल गई है। तो मेरा फाराजा था। जल्दी से आराम करो, पैर भिगाओ। इसमें माँ ने कुछ जड़ी बूटियाँ डाली हैं, औरतों के लिए अच्छी होती हैं। ओह, ठीक है माताजी, शुक्रिया। अच्छा, तुम भिगाओ, ठीक है। ये पी लो। पिताजी, ये क्या है? मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं दवा क्यों पीऊं? नहीं पीता। पी लो। सुनो, इसमें बहुत ताकतवर जड़ी बूटियां हैं। तू चिंता मत कर, पिताजी की गारंटी है, काम करेगी। इसे पी लो, आज रात अच्छा परफॉर्म करना। क्या परफॉर्म करना? क्या परफॉर्म करना है पूछ रहा है? बेशक हमारे पुराने परिवार की मर्दांगी को फिर से जगाना है, ताकि जल्द ही मैं पोते की उम्मीद कर सकूं। पी लो, गर्मा गर्म पी लो, ठंडा हो गया तो काम नहीं करेगी। हा 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 हा। हम सोने चल रहे हैं, गहरी नींद में सोएंगे। तुम भी जल्दी आराम कर लो। चलो चलो चलो। अरे, थोड़ा शर्म भी आ रही है। मैं तो 21वीं सदी की नई युवा महिला हूँ। इस मामले में डर क्यों लग रहा है? क्या आज आखिरकार मैं सो पाऊंगी अपने 80 के दशक के हीरोपति के साथ? अरे, थोड़ी शर्म आ रही है। मैं खुद 21वीं सदी की नई युवा महिला हूँ। इस मामले में डरपोक क्यों बन रही हूँ? क्या आज आखिरकार मैं अपने 80 के दशक के हीरो पति के साथ सो पाऊंगी? वह हिलती डुलती या बोलती क्यों नहीं? उसे माता पिता का इरादा समझ में आना चाहिए था। क्या वह फिर भी राजी नहीं है? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। मैं बस बगल में लेटूंगा, कुछ नहीं करूंगा। अरे यार, इतना कुछ हो गया। तुम कहते हो कुछ नहीं करूंगा? आदमी है ना, तुम पर विश्वास करना अजीब होगा। आगे जरूर यही होगा। मैं बस गले लगाऊंगा मैं बस चुमूंगा। और फिर ही। अभी तक हरकत क्यों नहीं? क्या यह बुद्धू सचमुच कुछ नहीं करेगा? तुम बुरा काम नहीं करोगे तो मैं करूंगी। पति, आज रात तुम मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकते। माफ करना रिया, तुझ पर इतना काबू कब से कम हो गया? खुद पर इतना काबू नहीं रहा। पर कोई चारा भी तो नहीं, आखिर पति इतना अच्छा है। अरे, माता पिता, सुप्रभात। अब तो दोपहर हो गई है, आराम से सोई। खांसी, हम बहुत अच्छे से सोए, माताजी। हा हा हा। आओ आओ रिया, ज्यादा खाओ। देखो, कभी पटकथा लिखती हो, कभी फैक्ट्री जाती हो, बहुत मेहनत करती हो। अरे बाप रे,
जब से रिया अस्पताल से वापस आई है, इस बहू से मैं और खुश हूँ। देखो हम बाप बेटे का दर्जा और गिरता जा रहा है। मैं तो खुश हूँ रिया, तुमने न सिर्फ फैक्ट्री का नुकसान रोका बल्कि उस मीना की भी मदद की। मैं तो पहले से ही उस पर दया करती थी। विधवा होने में क्या बुराई है? जब तुम्हारे पिताजी मुझे दुखी करते हैं तब मैं भी विधवा बनना चाहती हूँ। अरे तू जा। खैर, मैं समझ गई हूँ। ये 80 के दशक के मजदूरों का काम भी आसान नहीं है, फिर भी अपना काम शुरू करना होगा। आर्थिक आजादी, खुद पर निर्भर रहो। तुम क्या करना चाहती हो? मैं और माता पिता तुम्हारा साथ देंगे। ओह, मुझे बाहर जाना है। मुझे डाकघर पटकथा भेजने जाना है। मैं तिपहिया साइकिल ले जा रही हूँ। अरे बच्चे, पेट भर कर खा ले फिर जाना। अरे तुम बस मुस्कुराते मत रहो, तुम्हें कोशिश करनी होगी हमारे आकाश के परिवार का ये वंश सुधार और खुलापन की तरह आगे बढ़ाना है ना? जी पिताजी, समझ गया। बेवकूफ लड़का। अरे देखो ये रिया साइकिल है फिर भी नहीं चलाती। तिपहिया साइकिल लेकर कहाँ जा रही है? इस माने में बाकी सब कुछ तो ठीक है, बस संचार की गति बहुत धीमी है। चिट्ठी भेजनी हो तो डाकघर तक जाना पड़ता है। तू वापस क्यों आया है? क्या तुझे अपने पिताजी की जिंदगी की कोई परवाह नहीं रही? और तूने अपने पिता का हाथ काटने की धमकी भी दी थी। मैं कुछ सामान लेने आई हूँ। तू क्या सामान लेने आई है? इस घर में अब तेरा क्या सामान बचा है? इस घर में अब तेरा क्या सामान बचा है? मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन आकाश के परिवार का तो है ना। पिछली बार तुमने कहा था कि सारा सामान आकाश के परिवार का है। वो वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टेप रिकॉर्डर, अच्छा हाँ, और आंगन में वो बूढ़ी मुर्गी भी। लेकिन ये सारी चीजें तो पहले तू ही लाई थी ना, और फिर हमने तेरी शादी करवाई है, वो भी मुफ्त में थोड़ी ही करवाई है। हाँ दीदी, मैं तो सोच रहा था इन चीजों का इस्तेमाल करके दहेज देकर बीवी लाऊंगा। तुम लोग बेटी की शादी कर रहे हो या बेटी बेच रहे हो? क्या मैं बड़ी बहन हूँ तो मुझे भाई के लिए बलिदान देने वाली बहन बनना ही पड़ेगा? मतलब बचपन में प्यारी बेटी बनना था और बड़ी होकर आम सिक्का बनना है? क्या बात है? दीदी तुम ऐसा नहीं कह सकती, कहते हैं ना बड़ी बहन माँ के समान होती है। मेरे लिए तो ये सब बकवास है। क्या मैं बड़ी बहन हूँ तो मुझे ही सब कुछ सहना पड़ेगा? मुझे जन्म देने से पहले तुमने मेरी राय ली थी क्या? मैंने कहा था ना, एक नुकसान करने वाली पैदा हुई है। अब शादी हो गई, पंख आ गए हैं। अब तो ये भी भूल गई है कि इसे किसने जन्म दिया। बाहर वालों का साथ देने लगी है। बाहर वाले? तुम लोग पहले कहते नहीं थे कि ब्याही हुई बेटी फेंके हुए पानी के समान होती है? तुमने मुझे जन्म देने के अलावा मेरे लिए और क्या किया है? लड़कों को प्राथमिकता देना, मुझे पैसे के लिए बेचना, मुझसे शोषण करना। क्या मैं तुम्हारे बेटे के लिए शोषण का साधन हूँ? खैर, ये सारी चीजें तू नहीं ले जा सकती। सच कहूँ तो पिछले दिनों जब मैं जुआ खेलने गया था तो ये सारी चीजें मैंने पहले ही संजय के पास गिरवी रख दी हैं। क्या? अरे तू कमीने, तू फिर से जुआ खेलने गया था? ये सारी चीजें तो हमारे बेटे के दहेज के लिए थी ना। क्या तू इंसान भी है? मैंने कहा था ये सारी चीजें मैं जरूर वापस करूंगी। तुम संजय का नाम लेकर मुझे डरा नहीं सकते। रिया बेटी, तू बिल्कुल जल्दबाजी मत करना। अगर तुझे अपने छोटे भाई की फिक्र नहीं है तो कम से कम हमारे पालन पोषण के एहसान का तो ख्याल कर। हाँ, चीजें मुझे वापस करनी ही हैं। ये सब आकाश के परिवार की हैं। संजय से कह दो जो कर्ज है मैं चुकाऊंगी, 1 महीने के अंदर जरूर चुका दूंगी। ओह, लगता है मूल मालिक का ये कर्ज भी आसान नहीं है। संजय, मत मारो, फिर मारोगे तो अंकल का बुरा हाल हो जाएगा। अगर तुम्हें पता है कि तुम सह नहीं सकते तो तुमने उसे मेरी चीज ले जाने क्यों दी? उसने कहा कि वो आकाश के परिवार की चीज है, पर उसने कहा है 1 महीने के अंदर वो पैसा जरूर चुका देगी। वो 1 महीना कहती है तो 1 महीना ही है क्या? मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। मेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं बचा। तुम मुझसे बेईमानी कर रहे हो, है ना? क्या उंगलियां चाहिए कि नहीं? अरे, तुम्हारे परिवार के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आकाश के परिवार के पास तो है। आकाश के परिधान कारखाने के पास पैसे हैं। रिया, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अपने घर की चीज तो वापस लेनी ही चाहिए। और सुनो, यह मैंने चुराई थी, इसलिए गलती को जल्दी सुधारना जरूरी है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वैसे भी अब से इस घर में तुम फैसला करोगी। पिताजी का मतलब है कि अब से तुम इस घर की मालकिन हो। अब तुम्हारी चलेगी। अरे यह नहीं चलेगा पिताजी, मैंने बस गलती सुधार ली है। और देखो, तुम्हारे पिताजी ने मेरी मंजूरी से ही तुमसे कहा है। मुझे शायद दूर कहीं जाना है।
संजय का कर्ज तो चुकाना ही है। 1 महीना, मैं जरूर वापस आऊंगी। अरे रुको, मैंने कह दिया मैं खुद संभाल लूंगी। तुम्हारे परिवार के पैसे फिर नहीं लूंगी। पहले जब रिया दीदी की शादी हुई थी तो आकाश के परिवार ने काफी दहेज दिया था ना। उसमें परिधान कारखाने के 50% शेयर भी थे। वो शेयर तो बेकार हैं। पिछले कुछ सालों से मुनाफा ही नहीं हुआ, डिविडेंड कहाँ से आएगा? और फिर जो चीज दिखती नहीं, छूती नहीं, उसका क्या फायदा? शेयर का कोई फायदा नहीं, लेकिन वो नए आए मशीन तो बहुत कीमती है। अरे ये मैं नहीं कर सकता। अगर रिया को पता चल गया कि मैंने मशीन बेचकर पैसे कमाए तो वह मुझे चाकू से काट डालेगी। तुम नहीं कर सकते? मैं कर सकता हूँ। दरवाजा खोलो, इस बात की सफाई देनी ही होगी। रिया को बाहर भेजो। हाँ, जल्दी बाहर आओ, ये कारखाने का खून चूस रही है। बाहर आओ, हमारा खून पसीने का पैसा वापस करो। जल्दी आओ, बाहर आओ। जल्दी बाहर आओ, रिया को बाहर भेजो, हमारा पैसा वापस करो। अरे आकाश, तुम अभी बाहर जाओगे तो वे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस पूरे मामले में दोष तो रिया दीदी का ही है। उन्होंने तुम्हें इस हालत में डाल दिया और खुद गायब हो गईं। क्या तुम्हें पता है कारखाने में आधी मशीनें कैसे गायब हुईं? मैंने भी सुना है, रिया दीदी के पिताजी ने जुए में बहुत कर्ज ले लिया था, तो उन्होंने तुम्हारे दिए हुए परिधान कारखाने के 50% शेयर दहेज को संजय को कर्ज चुकाने के लिए दे दिया और संजय ने उन्हें तुरंत बेचकर पैसे ले लिए। यह कारखाने की संपत्ति का अवैध हस्तांतरण है। बड़े मैनेजर आकाश, बाहर का हाल देखकर तो लगता है तुम्हें पता है कि कारखाने में आधी मशीनें कैसे गायब हो गईं? मैंने भी सुना है, रिया दीदी के पिताजी ने कैसीनो का बहुत कर्जा ले लिया था, तो उन्होंने तुम्हारे दिए हुए परिधान कारखाने के 50% शेयर दहेज को संजय को कर्ज चुकाने के लिए दे दिया। संजय ने तुरंत उसे बेचकर पैसे ले लिए। यह कारखाने की संपत्ति का अवैध हस्तांतरण है। यह कौन साबित कर सकता है? आखिरकार संजय अब शेयर धारकों में से एक बन गया है। वह अपनी आधी संपत्ति बेचे तो हम क्या बोल सकते हैं? अरे यह बात तो निश्चित ही गलत है। अरे मेरी राय में तो यह जरूर रिया दीदी और उनके परिवार की साजिश है। मैंने पहले ही देख लिया था कि वह अजीब लग रही थी। रिया ऐसा कभी नहीं करेगी। अब उपकरण बिक गए हैं, कारखाना बंद है, तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे और तुम अब भी उसका बचाव कर रहे हो। सब कह रहे हैं कि उसे बाहर निकालो और सफाई दो, लेकिन अभी वह है कहाँ? भाग गई है। मैंने कहा वह ऐसा नहीं करेगी। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो बाहर जाओ। बड़े मैनेजर आकाश, बाहर का हाल देखकर लगता है तुम्हारे दिन बहुत आसान नहीं चल रहे। संजय, तुमने एक पूरा कारखाना इतने लोगों की रोजी रोटी पैसे के लिए बेच दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह शेयर रिया के परिवार ने खुशी से मुझे दिए थे। मेरे पास इक्विटी अनुबंध है। मैं अपनी चीज बेचूं, इसमें क्या दिक्कत है? इतने सालों से तुम इस कारखाने पर नजर गड़ाए बैठे थे, पूरी कोशिश करके ऐसी साजिश रची कि रिया का परिवार कैसीनो के कर्ज में फंस गया। बहुत मेहनत की। यह तो अभी शुरुआत है। मुझे तो तुम्हारा आधा हिस्सा भी चाहिए। बस तुम मुझे ट्रांसफर करने का वादा कर दो। बाहर के मजदूरों की सारी तनख्वाह मैं भर दूंगा। सपने देखना बंद करो। तुम अपने बारे में नहीं सोचते तो उन लोगों के बारे में तो सोचो। क्या तुम्हारा दिल उन्हें तुम्हारी वजह से भूखे रहते देख सकेगा? आखिरकार लौट आई। मैनेजर आकाश ने मान लिया है कि वह अपने शेयर बेचकर हमें तनख्वाह देगा। नहीं तो क्या करें, मेरी पत्नी और बच्चे खाने का इंतजार कर रहे हैं। अरे मैनेजर साहब के लिए भी आसान नहीं है। ये सब उस रिया की वजह से हुआ है। हाँ, उसी ने सब बिगाड़ा है। रिया, तुम अभी कहाँ हो? 1 महीना बीत गया है। तुम ठीक तो हो ना? जल्दी कीजिए मैनेजर आकाश, आपके ये सारे कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। आकाश, अभी कर्मचारियों को तनख्वाह देना और उनका गुस्सा शांत करना सबसे जरूरी है। आपने इतने सालों में जो पैसे कमाए वो या तो नए उपकरणों में लगा दिए या फिर रिया दीदी ने उड़ा दिए। इतनी तनख्वाह देने के लिए पैसे ही नहीं हैं।
मैं आज शेयर बेचकर सबको तनख्वाह दे सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर से साफ करना होगा कि इस सब का रिया से कोई लेना देना नहीं है। उसने कभी भी कारखाने को नुकसान पहुँचाने या आप लोगों को चोट पहुँचाने का काम नहीं किया है। संजय भाई, काम पूरा होने के बाद मुझे 10% देने का वादा मत भूलना। चिंता मत करो, मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया है। हस्ताक्षर मत करो। मैनेजर आकाश, हस्ताक्षर मत करो। ये कारखाना आकाश के परिवार की सालों की मेहनत का नतीजा है। इसमें जरूर कोई साजिश है, जरूर किसी ने बिगाड़ा है। अगर बिगाड़ा है तो रिया ने ही बिगाड़ा है। कर्ज चुकाए बिना कारखाना गिरवी रख दिया। अब हम सब भूखे मर रहे हैं और वो गायब हो गई है। रिया ऐसी नहीं है, वो मैनेजर आकाश की पत्नी है और उन्होंने कारखाने का नुकसान भी टाला था। मैनेजर आकाश, कम से कम रिया के वापस आने तक इंतजार करें। सब कुछ साफ हो जाने के बाद फैसला ले। उसके वापस आने का इंतजार? क्या आप चाहते हैं कि हम सब भूखे मर जाए? मुझे पता है, रिया ने तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर बनवाया था, तुम उसी के साथ हो। किसने कहा कि मैं रिया भाग गई हूँ? पति, मेरी याद आई क्या? पति, तुमने मुझे याद किया? हाँ, याद की। कितनी भीड़ है। जो आने चाहिए थे और जो नहीं आने चाहिए थे, सब आ गए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? क्या तुम्हें पता है तुमने परिधान कारखाने को और आकाश को कितना नुकसान पहुंचाया है? तुमने तो सीधे मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। संजय, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि 1 महीने के अंदर मैं पैसे वापस कर दूंगी? तुम्हारे पिताजी ने खुद ही आधे शेयर मुझे ट्रांसफर करने के लिए राजी हुए थे। उन्होंने सच में एक अच्छी बेटी को जन्म दिया है, शादी करके इतने पैसे कमा लिए। अब तो बड़े मैनेजर आकाश को मेरी मदद चाहिए। मेरी यह मदद तो ही मुसीबत में काम आने वाली। रिया, तुम आ गई, शुक्र है। मैनेजर साहब ने सबको तनख्वाह देने के लिए इतना मजबूर हो गए हैं कि कोई चारा नहीं बचा। वे संजय से खरीदारी करवाना चाहते हैं ताकि सबको अपनी खून पसीने की कमाई वापस मिल सके। मैं आ गई हूँ, चिंता मत करो। चिंता? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे परिवार ने जुए में इतना कर्ज लगा लिया, इसलिए आकाश ने तुम्हें दिए शेयर दहेज से कर्ज चुकाया। संजय भाई ने मशीनें बेच दी, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं था। अब मुश्किल से वे आकाश की मदद करने को तैयार हुए हैं और तुम फिर से बाधा डालने आ गई हो। नेहा, हमारे घर के मामलों में तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है। सही कहा। यह मेरी और मेरे परिवार की वजह से ही आकाश और परिधान कारखाने को इस तरह की अनहोनी का सामना करना पड़ा। मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगी। अब तुम्हें समझ आ गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं। जल्दी करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, मैं सबको पैसे दे दूं। सबका खाना खराब मत करो। लेकिन हमारे घर के मामले आपकी चिंता के लायक नहीं है। मजदूरों के पैसे हम देंगे और कारखाने के शेयर तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तुमने इस कारखाने को पाने के लिए इतनी मेहनत की है संजय भाई, तुम्हारी योजनाएं तो अब खुल चुकी हैं। हाँ, मैं यह कारखाना चाहता हूँ, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। बातें करना आसान है, तुम्हें तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं। पता है इसमें कितने पैसे लगेंगे? रिया, जल्दबाजी मत करो, यह छोटी रकम नहीं है। कम से कम लाखों रुपए तो लगेंगे ही। चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी बहुत पैसा कमा सकती है। इतने सारे पैसे? रिया, तुम इस 1 महीने बाहर गई थी, कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया जिससे इतने पैसे कमाए? मसलन फिर से जुआ खेलने गई थी? जुए के पैसों से तनख्वाह देना इतने सारे ईमानदार मेहनती मजदूर वर्ग के लोग, क्या वे इसे स्वीकार करेंगे? मुझे रिया पर भरोसा है, आप सब बेफिक्र रहें, वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। मुझे भी रिया पर भरोसा है। तुम्हारे भरोसे करने से क्या होगा? इतने सारे पैसे अगर जुए से नहीं आए तो क्या लूटपाट से आए हैं? सचमुच इस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री लूटपाट जैसी ही है। क्या मैंने तुमसे हमेशा नहीं कहा कि मैं फिल्म बनाकर पैसे कमाना चाहती हूँ? पिछली बार मैंने पटकथा डाक से भेजी थी, लेकिन फिर संजय ने कर्ज की बहुत जोरदार मांग की तो मैं सीधे पटकथा लेकर स्वर्णपुरी चली गई। अरे निकम्मे लोग, जल्दी करो, क्या पैकअप नहीं करना है? वाह, यह जगह तो अभी भी वही पुरानी जानी पहचानी है। अरे क्या चाहिए?
मैं आपके निवेशक से मिलने आई हूँ। मैंने पहले उन्हें एक फिल्म पटकथा भेजी थी। मुझे एक निर्देशक ने यहाँ भेजा है। मुख्यभूमि से आए हो ना? इन दिनों निवेशक ढूंढने वाले बहुत आते हैं। तुम सोचती हो कि ऐसे ही अंदर आ जाओगी? मुफ्त का खाना पाने के लिए भी दिमाग तो लगाओ, सुंदर लड़की। अरे हैंडसम बॉस, बस मुझे अंदर ढूंढने दीजिए ना। मैं तो बहुत दूर से आई हूँ। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अरे सोचा मैं इस चाल में फंस जाऊंगा। लो, अभी एक सेट सहायक की कमी है, आती है काम? कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर, जल्दी करो। निकम्मे लोग, इतने सारे लोग। निवेशक को कहाँ ढूंढूं? छोटी लड़की, रास्ते से हटो। क्या तुम्हें लगता है ये फिल्म सेट तुम्हारे बाप का है? यहाँ खड़े होकर खंभा बने हो। रिया, फिर मैं रोज उस गैंगस्टर बॉस से चिपकी रहती, उससे दोस्ती जोड़ने की कोशिश में। साथ खाना खाती, बातें करती। धीरे धीरे हम दोस्त बन गए। हाँ, मुझे लगा था तुम्हारे पास कोई खास हुनर होगा। पता चला स्वर्णपुरी जाकर किसी बड़े आदमी से चिपकने का काम कर रही हो। मुझे तो तुम्हारा यह देखकर बहुत मजा आता है कि तुम कितनी छोटी सोच वाली और घमंडी हो गई हो। भाई, आप असल में क्या काम करते हैं? मैंने देखा आप सेट पर कोई खास काम करते नहीं दिखते। हा, बदबूदार गार्ड, बस पेट भरने के लिए काम करता हूँ। लेकिन तुम मुख्य भूमि की लड़की, मैंने देखा इन दिनों तुम सेट को बहुत अच्छे से जानती हो। होमवर्क किया है। पिछले जन्म में जब मैं सेट पर थी, तब तो तुम कई लोगों को काट रहे थे। वह रहा शूटिंग यूनिट। अभी भी फिल्म का इस्तेमाल हो रहा है, यानी फिल्म कैमरा। इसलिए एक्टर का हर एक कट फिल्म बर्बाद करता है और लागत बढ़ाता है। लेकिन स्वर्णपुरी फिल्मों के विकास की नींव कलाकारों के गहरे अनुभव में है। और साथ ही औद्योगिक प्रक्रिया में ढल चुकी शूटिंग टीम और टॉप लेवल के मार्शल आर्ट्स निर्देशक। चाहे फिल्म कितनी भी जटिल क्यों न हो, कुछ तो 10 दिन में भी शूट हो जाती है और शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी मिलता है। अरे वाह, लगता है सच में जानती हो। कुछ तो दम है। बताओ क्या काम है मुझसे? अब तो तुम मेरी पहचान जान गई होगी। भाई, एक निर्देशक ने परिचय दिया है, चाहता था आप मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट देखें। छोटी सी, मैंने पहले जितनी स्वर्णपुरी फिल्में देखी हैं, मुझे यकीन है तुम्हें मना लूंगी। लगता है पिछले जन्म में सुनी स्वर्णपुरी गप्पें सच में सच थीं। मैंने भी दूसरों से सुना था कि आजकल की कई स्वर्णपुरी फिल्मों के पीछे गिरोह के निवेश का हाथ होता है। उस दिन मैंने एक गैंगस्टर बॉस जैसे आदमी को देखा जो सेट पर इतने आराम से बैठा था, तो मैंने एक दाव लगाया। वही निवेशक था। ये स्क्रिप्ट मुझे चाहिए। पहले तुम्हें 30 लाख देता हूँ, बाद में और फिल्मी सहयोग भी होगा। सहयोग की उम्मीद करती हूँ। चुलबुली और बहुत अच्छा हुआ। तो अब हमें कारखाना बेचने की जरूरत नहीं है। अब कारखाने के मजदूरों का पैसा चुकाया जा सकता है, तो क्या हम पहले के हिसाब किताब का निपटारा कर सकते हैं? किस हिसाब किताब का? मैं अपनी चीजें बेच रहा हूँ, तुम लोग कर्ज चुकाओ। यह तो जायज बात है। और तो और, मैं तो बड़े मैनेजर आकाश की मदद भी करना चाहता था। मदद? तुमने इतनी मेहनत की बस इस कारखाने को हड़पने के लिए, काफी दिमाग लगाया होगा। हालांकि तुम्हारी बुद्धि के हिसाब से शायद इतना भी नहीं। तो फिर नेहा भी इसमें शामिल है, और मेरे उस नाकारा पिताजी के साथ। तुम झूठे आरोप मत लगाओ। मैं तो हमेशा आकाश के साथ खड़ी रही हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि आकाश का इतनी मेहनत से बनाया हुआ कारखाना बर्बाद हो जाए। सच में? पहली बात, मेरे पिताजी ने मेरी जानकारी के बिना मेरा दहेज किसी और को दे दिया। इसमें क्या तुम लोग यह कहने का साहस करोगे कि धमकी और प्रलोभन नहीं था? असली मालिक की सहमति के बिना यह कानूनी तो नहीं लगता। दूसरी बात, संजय, तुमने कारखाने की संपत्ति बेची बिना कंपनी के दूसरे शेयरधारक आकाश की सहमति के। यह गैर कानूनी कब्जा है। तुमने मजदूरों को भड़काया और मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए, बस अपने फायदे के लिए। ये झूठी अफवाह फैलाना और उपद्रव करना है। बुरा बनना है तो बनो, लेकिन कम से कम एक दिमाग और सामान्य ज्ञान वाला खलनायक बनो। कम से कम पहले मौजूदा कानूनी धाराओं के बारे में तो पता कर लो। रिया ने अभी जो बातें कहीं, पहले सबका वेतन देने में चूक होने के डर से मैंने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब चूंकि यह चिंता दूर हो गई है, तो ये मामले पुलिस के हवाले कर दिए जाएंगे। अरे हे आकाश, बातचीत से समझौता कर लो, पुलिस मत बुलाओ। हाँ, सही कह रहे हैं आकाश। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही यह सब कर रही थी। तुम तो जानते हो, तुम मैनेजर हो या न हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो इसका मतलब मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? संजय, जब मुकदमा चलेगा तो अपने सूदखोरी के कर्ज के कागजात लेकर आना। अरे नहीं, रिया मैडम, चलो शांति से बात करते हैं।
तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो, बस इतना सख्त मत बनो। सच कहा, मैं और संजय सच में साथी नहीं हैं। रिया दीदी, हम तो बचपन से साथ बड़े हुए हैं, बस इस बार मुझे माफ कर दो। हम ठीक है। पहला, संजय, गैरकानूनी तरीके से हासिल की गई परिधान कारखाने की 50% हिस्सेदारी वापस करो। कोई बात नहीं, हम तुरंत अनुबंध करते हैं, तुरंत वापस कर देते हैं। पहले तुमने कारखाने के उपकरण बेचे थे, वो हमारे पुराने कर्ज चुकाने के लिए काफी होने चाहिए। कर्ज का कागज फाड़ दो। और कुछ पैसे मैं कंपनी के वित्त विभाग को दूंगी। पुराने नुकसान की भरपाई के लिए काफी होने चाहिए। सबने सुना। रिया इस बार परिधान कारखाने का एक पैसा भी नहीं चुकाती। वह पहले वाली रिया नहीं रही। उम्मीद है आप लोग आगे उसे गलत नहीं समझेंगे। आखिरकार कर्ज से मुक्ति मिल गई। बस तुम्हारे पिताजी के लिए अफसोस है, इतनी मेहनत के बाद बेटी का दहेज गया, बेटे की शादी के लिए दहेज गया, घर का सामान भी गया। वह चुपके से खुश हो रहा होगा, कम से कम उसका जुए का कर्ज भी खत्म हो गया। आओ कामगार साथियों, आकर अपना वेतन ले जाओ। चलो चलो चलो। शुक्रिया मैनेजर आकाश। आओ, मुझे देखने दो। अरे इतने पतले कैसे हो गए? बाहर बहुत परेशानी झेली होगी। नहीं माताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनो, मैं स्वर्णपुरी से तुम्हारे लिए तोहफे लाई हूँ, जल्दी से देखो। पिताजी, यह आपका पसंदीदा हाथ से बना चायदानी है। पुरानी बैंगनी मिट्टी में बनी चाय बहुत सुगंधित होती है। अरे ये तो बहुत अच्छा है। ये तो साफ दिख रहा है कि मास्टर कारीगर का काम है। माताजी, यह वही सूजो कढ़ाई है जिसका आप हमेशा जिक्र करती थीं। यह चीज स्वर्णपुरी में भी बहुत मशहूर है। है ना? बहुत सुंदर है, मुझे पसंद आया। रिया, तुमने बहुत ध्यान रखा। क्या हुआ? तुम्हारे लिए नहीं खरीदा? नाराज हो गए? मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। नाराजगी की क्या बात है? बस तुम वापस आ गई, बस इतना ही काफी है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। नहीं चाहिए? तो लगता है मेरी मेहनत बेकार गई। मेरे लिए भी है। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए जो तोहफा खरीदा है वह फैक्ट्री में पहुंच गया है। अगर चाहो तो आज थोड़ी दूरी प्यार को और बढ़ा देती है। चलो। क्या हुआ? मेरे लिए खाना गर्म कर रही हूँ। नहीं, मैं बस थोड़ी एक्सरसाइज कर रहा था। पति, मुझे तुम्हारा यह अनोखा, मासूम और आकर्षक शैली वाला लड़का बहुत पसंद है। नहीं, समझा नहीं। समझने की जरूरत नहीं है। आकाश, बाहर आओ जरा। क्या हुआ पिताजी? इतनी अच्छी मिट्टी है, इसके साथ कौन सी चाय ठीक रहेगी? लाल चाय या हरी चाय या फिर? अपनी सबसे महंगी चाय डालो इसमें। हाँ, अच्छी केतली के साथ अच्छी चाय ही चाहिए। सही कहा। जल्दी सो जाइए पिताजी। जारी रखो। अरे रिया बेटी, ये सूजो रेशम का स्कार्फ, इसे कैसे पहनूं कि अच्छा लगे? ये चीज तो बहुत फैशनेबल है, माँ को पहनना नहीं आता। सब अच्छा लगता है। माँ, आप तो स्वाभाविक रूप से सुंदर हैं। आपकी खूबसूरती अद्वितीय है। आप जो भी पहनेंगी अच्छा ही लगेगा। तुम ही ऐसी बातें कर सकती हो। तुम लोग जल्दी सो जाओ। क्या हुआ? नाराज हो गए? बुजुर्ग जोड़े को तोहफा मिल गया, खुश हैं ना? मुझे तो लगता है उन्हें पोते को गोद लेना ही नहीं चाहिए। छिया, लगता है तुम्हारा मन नहीं है। अफसोस है, मैंने स्वर्णपुरी से नई अंडरवियर लाई थी, नवीनतम डिजाइन। क्या तुम्हें याद है मैंने पिछली बार तुमसे क्या कहा था? स्वर्णपुरी से लाया गया तोहफा? तुमने कहा था कि फैक्ट्री में पहुंचा दिया है। मुझे तो नहीं दिखा। ढूंढो मत, मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। मीना दीदी, अंदर आ जाओ।
यह मैं स्वर्णपुरी से लाई हूँ, बाजार में सबसे फैशनेबल महिला परिधान पैटर्न। कैसा लगा? सुंदर है ना? डिजाइन का विचार वाकई आधुनिक है, सुंदर है। और मुझे तो यह भी लगने लगा है कि तुमने मीना दीदी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। यह एक समझदारी भरा फैसला था। हालांकि हमारी फैक्ट्री अभी संकट से तो बच गई है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी फैक्ट्री के महिला परिधान पैटर्न अभी भी थोड़े पुराने हैं। अब बड़े शहरों की स्टाइल बहुत तेजी से बदल रही है, हमें भी समय के साथ चलना होगा। मैं और भी बहुत कुछ लाई हूँ, ये सब तो महानगरों से भी ज्यादा फैशनेबल हैं। सुंदर तो है, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा खुला नहीं है? मीना दीदी, यह कौन सा जमाना है? तुम तो अब नए युग की महिला हो, तुम्हें शर्म कैसी? यह तो तुम्हारे काम के लिए है। यह वाला युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। यह पैटर्न तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय है। पेशेवर तैयार कपड़े भी बहुत पसंद किए जाते हैं। सुंदर है ना? खैर, फैशनेबल महिलाओं के कपड़ों का रुझान बहुत तेजी से बदलता है, इसलिए डिजाइन का विचार सबसे जरूरी है। इन सैंपल कपड़ों को देखकर बाद में मैं सबके लिए कुछ और ट्रेंड के मुताबिक पैटर्न डिजाइन ड्राइंग बनाऊंगी। इस तरह हमारी फैक्ट्री और भी बेहतर होगी। रिया, शुक्रिया। भगवान ने मेरे साथ एक मजाक किया था, फिर मुझे इतनी चमकदार रिया वापस दे दी, जो अपने सपनों के पीछे भागती है, जो प्यार और नफरत दोनों में निडर है। यह रिया बहुत सुंदर है। इतने फैशनेबल कपड़े हमने पहले कभी देखे भी नहीं थे। इन कपड़ों को देखकर और रिया की डिजाइनों के साथ हमारी फैक्ट्री इस साल जरूर बना पाएगी सबसे फैशनेबल और बिकने वाली महिलाओं की ड्रेस। वो तो तय है। देखा नहीं क्या, हमारे ब्रांड एम्बेसडर ने कपड़े पहने हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ ना, बहुत खूबसूरत है। हमें भी आगे ऐसे ही सुंदर कपड़े पहनने चाहिए। मीना दीदी, तुम मुस्कुराती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। मैंने पहली बार तुम्हारे चेहरे पर इतनी हल्की मुस्कान देखी है। हाँ, बहुत समय से मैं इतनी हल्के दिल से खुश नहीं हुई थी। ये सब तुम्हारी वजह से है रिया, तुम्हारी वजह से मुझे अपना आत्मविश्वास और खुशी वापस मिली है। मेरी राय में तो तुम्हें आगे और ज्यादा मुस्कुराना चाहिए और एक बॉयफ्रेंड भी ढूंढना चाहिए। इतने सालों से हमेशा अकेली नहीं रह सकती ना। अकेलापन नहीं है। मेरी स्थिति को विधवा होना कहते हैं। आसानी से दोबारा शादी नहीं कर सकती। इन सालों में मुश्किल से सुनील का जुए का कर्ज चुकाया है। मैं अब मर्दों के लिए नहीं जीना चाहती। मर्दों के लिए जीना ही क्यों है? हम पार्टनर ढूंढते हैं तो अपने आप को खुश करने के लिए। हमारी मर्जी से होना चाहिए। तुम विधवा हो, लेकिन इसका इस्तेमाल खुद को सजा देने के लिए नहीं कर सकती। मर्दों की बात है, फिर भी ढूंढने ही होंगे। यह देखो, हैंडसम है ना? मैनेजर आकाश तो हैंडसम ही है। कैसा लगा? छूने में बहुत अच्छा और मजेदार लगता है ना? रिया, तुम मुझे क्या समझती हो? मैं तो बस तुम्हें एक उदाहरण के तौर पर ले रही थी। जब मैं आगे फिल्म बनाऊंगी तो तुम्हें ही हीरो बनाऊंगी। जब हम औरतें कामयाब हो जाएंगी तो मर्द ढेर सारे मिलेंगे। उस समय तुम भी ऐसा ही कोई ढूंढ लेना। ये तो बहुत दूर की बात है। सच में रोज गले लगाकर बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, तुम्हारी बात मानती हूँ। आगे मैं भी एक हैंडसम लड़का ढूंढूंगी। मीना दीदी को क्या हुआ है? मुझे लगा जैसे मैंने मीना। फिर से भागने की कोशिश करो। मुझे वापस आया देख। तुम्हारा पहला ख्याल सामान लेकर भागने का था। क्या तुम भूल गए? मैं तुम्हारा मेरे पति हूँ। तुम मेरे पति हो। इन सालों में मैंने हमेशा सोचा तुम मर गए हो। जुए में हारने पर तुमने जुए में धोखा देना शुरू कर दिया और पकड़े जाने पर भाग गए। एक खबर तक नहीं दी। सब कहते थे तुम मर गए हो। क्या तुमने कभी मुझे अपनी औरत माना? तुमने मुझे मरा हुआ कहा। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम्हें लगता है मैं बाहर अच्छा जीवन जी रहा था? मैं हर दिन इधर उधर छिपता रहा। रहने के लिए एक ठिकाना तक नहीं था। और तुम अब क्या बन गई हो? परिधान कारखाना की प्रवक्ता। टीवी पर आ रही हो। बहुत शानदार लग रही हो। शानदार। इन सालों में तुम्हारे जुए का कर्ज चुकाने के लिए पता है मैंने एक औरत होकर कैसे गुजारा किया? मेरे लिए जिंदा रहना भी एक संघर्ष था। अब तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक दिख रही हो और काफी पैसा भी कमाया होगा। सुनो, पैसे निकाल कर दो। आगे से मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। सपने देख रहे हो? मान लो मेरे पास है भी नहीं।
अगर है भी तो क्या, तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। इन सालों में तुम्हारी वजह से गांव में लोग मुझे गालियां देते रहे, बदनाम करते रहे, तंग करते रहे। मेरे दिल में तुम बहुत पहले मर चुके हो। ठीक है, नहीं दोगी तो नहीं। इतने साल बाहर रहकर मैं भूल गया हूँ कि औरत का स्पर्श कैसा होता है। अब तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। आज मैं तुम्हें महसूस कराऊंगा अपने मेरे पति के होने का एहसास। मीना दीदी, मीना दीदी, ठीक है, तुम लोग मेरा इंतजार करो, इंतजार करो। मीना दीदी, आप ठीक तो हैं? रिया, मैं नहीं। मीना दीदी, जल्दी से अस्पताल ले चलो। मीना दीदी, क्या आपको कहीं और तकलीफ है? डरो मत, मैं और आकाश दोनों हैं न। सुनील को फिर मौका नहीं देंगे। मैं नहीं डरती रिया, जब से तुमने मेरी मदद की और मुझसे वो बातें कही, मुझे काम पर ले गई। एक के बाद एक घटनाओं से गुजरने के बाद मुझे अब किसी चीज का डर नहीं रहा। मैं सुनील की बात नहीं मानूंगी। मैं चाहती हूँ उससे तलाक लेने। मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत दबकर जी रही थी। तुमने ही मुझे समझाया कि औरत को अपने मायने खुद तय करने चाहिए। इसका मर्दों से कोई लेना देना नहीं, परिवार से कोई लेना देना नहीं। जब सुनील मरा नहीं है तो मैं भी अपने लिए एक नई जिंदगी जीने जा रही हूँ। मुझे बस यही चिंता है कि सुनील इतनी आसानी से मानने वाला नहीं। वह इस बार वापस आया है। सोचा नहीं था। उन दिनों मेरे कारखाने में जुए में धोखा देता था, इतने सालों से छुपा रहा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? क्या बाहर जीने का मन भर गया है। पहले जुए में धोखा देने की बात मेरी गलती थी। मुझे पता है इस धंधे के नियमों के मुताबिक मेरे हाथ पैर काट दिए जाने चाहिए, लेकिन मैं इस बार वापस आया हूँ तुमसे साझेदारी करने के लिए। अगर साझेदारी कामयाब हो गई तो पुरानी बातें सब कुछ माफ कर देंगे। साझेदारी? तुम्हें क्या औकात है मेरे साथ साझेदारी करने की? हमारा एक ही दुश्मन है ना। मुझे पता है कि कुछ समय पहले रिया और आकाश के परिवार ने तुम्हें धोखा दिया था। हम मिलकर उन्हें बर्बाद कर देंगे। जब परिधान कारखाना हमारे हाथ लग जाएगा तुम ज्यादा हिस्सा ले लेना। मुझे थोड़े से पैसे ही चाहिए। पुरानी बातें सब कुछ माफ कर देंगे। ठीक है, इस बार बस एक बलि का बकरा ढूंढ लेंगे और जल्दी से सब खत्म कर देंगे। राजेश अंकल, पिछली बात को अभी कितना वक्त हुआ है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुए के अड्डे पर आने की? तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी तुम्हें चाकू से काट देगी? भाई, हम भी तो मजबूर हैं। मेरी दीदी ने तो इतनी बेरहमी दिखाई कि हमारी पारिवारिक संपत्ति ही साफ कर दी। लेकिन भाई को तो शादी करनी है ना, इसलिए किस्मत आजमाने आ गए। देखे कि दहेज के लिए कुछ पैसे जीत सकते हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल, बहू कहती है कि अगर दहेज नहीं दिया तो शादी नहीं करेगी। तुम रिया को बिल्कुल मत बताना, बस मुझे 2-4 बार खेलने दो। ठीक है, तो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? बस इतने ही हैं। अच्छा राजेश अंकल, गुप्त कोष भी निकाल लिया है तो ठीक है। मैं बस अपने इस भाई को तुम्हारे साथ खेलने भेज देता हूँ। राजेश अंकल, आपको हम पर दया करनी होगी। मैं रिया और आकाश का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। जीत गए, फिर से जीत गए। पिताजी, आज हम दोनों का हाथ बहुत गर्म है। लगता है बेटे की शादी हो जाएगी। अरे पिताजी, आपका हाथ तो बहुत गर्म है। बस अब नहीं खेलेंगे। अगर और खेला तो जीवन भर की कमाई भी नहीं बचेगी। अरे ऐसे मत करो, मेरा तो अभी जोश चढ़ा है। तुम कहो तो बंद कर दें? संजय, तुम्हारे यहाँ के लोग हार बर्दाश्त नहीं कर सकते क्या? तो फिर आप राजेश अंकल के साथ 2 और गेम खेल लेते हैं। ताश खेलने में हार जीत तो लगी रहती है। ठीक है, तो फिर मैं जान जोखिम में डालता हूँ। बात पक्की है ना? चाहे जीतो या हारो, कोई भी पहले नहीं भागेगा। कोई नहीं भागेगा। शुरू करो। माफ करना अंकल, इस बार भी शायद आप ही जीतेंगे। लगता है अंकल के पास बहुत बड़े पत्ते हैं। मेरे पत्ते भी ठीक ठाक हैं। सब दांव पर लगा दो।
ठीक है। मैं भी साथ देता हूँ। चूंकि सब इतने आश्वस्त हैं, तो फिर पत्ते। माफ कीजिएगा अंकल, लगता है इस बार फिर मैं जीत जाऊंगा। लगता है अंकल के पास बड़े पत्ते हैं, मेरे पत्ते भी ठीक ठाक हैं। सब दांव पर लगा दो। ठीक है, मैं भी साथ देता हूँ, मैं भी साथ देता हूँ। चूंकि सबको अपने पत्तों पर इतना भरोसा है, तो पत्ते खोलते हैं। माफ कीजिए, जुए का दांव। मैं जीत गया। सब खत्म, अब कुछ भी नहीं बचा। अंकल, बस कुछ 1000 रुपए की बात है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। पैसे मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कि आप लोग मेरे लिए एक काम करें। क्या काम? बस मेरे पैसे वापस मिल जाएं, मैं सब मान लूंगा। मुझे चाहिए आप लोग मेरे लिए एक सरकारी मुहर चुरा लाएं। एक अनुबंध बनाना है। नेहा चाबी पहुंचाने में आपकी मदद करेगी। मुझे बस इतना चाहिए कि आप लोग मेरे लिए वह चुरा लाएं। मैं आकाश परिधान कारखाने का नाम बदलना चाहता हूँ। इतनी जल्दी कैसे उठ गए? कल रात तो आराम से नहीं सोए थे ना? सोने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए आपके लिए कुछ अच्छा और ताकत बढ़ाने वाला बना रही हूँ। लो, ताकत बढ़ाने के लिए मैं माता पिता को बुला लाती हूँ। मैनेजर साहब, बुरी खबर है, कारखाने में कुछ गड़बड़ हो गई है। जल्दी मत करो, आखिर हुआ क्या है? कोई कारखाने में झगड़ा करने आया है। शायद मीना के उस मरे हुए पति जैसा लग रहा है। चलो। ये तो मीना का पति है ना? ये फिर से जिंदा कैसे हो गया? अरे, कर्ज से बचने के लिए जानबूझकर मरने का नाटक किया होगा। अभी लौटा है और सीधे अपनी बीवी से झगड़ा करने लगा। क्या बकवास है। सुनील, मैं फिर से कहती हूँ, ये तलाक मुझे लेना ही है। इस बार तुम मुझे काबू में नहीं कर पाओगे। ओहो, कुछ बार टीवी पर आ गई, कुछ बार दिख गई, अब खुद को सेलिब्रिटी समझने लगी है। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम मेरी, सुनील की औरत हो, मेरी निजी संपत्ति हो। मैं किसी की नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी हूँ। अरे तुम रुको। सुनील, अगर तुमने उसे एक बार भी छुआ तो मैं तुम्हारी हालत बहुत खराब कर दूंगी। सुनील, यह परिधान कारखाना है, जुआघर नहीं। अपने आप को संभालो। संभालूं? ये मेरी बीवी है, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूंगा। ये मेरी मर्जी है। और यहाँ ये मेरे भाई का कारखाना है, मैं जो चाहूँ वो करूंगा। तुम लोगों को कोई हक नहीं है टोकने का। तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है? क्या मतलब? संजय भाई, बाहर आ जाओ, कोई आपके कारखाने में बवाल मचा रहा है। आकाश, रिया, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मैं संजय फिर से लौट आया हूँ। तुम लोगों ने अभी जो कहा उसका क्या मतलब है? क्या हुआ, भूल गए? तुमने अपनी पत्नी के जुए के कर्ज के चलते ये कारखाना मुझे निःशुल्क हस्तांतरित कर दिया था। क्या भूल गए क्या? आपकी पत्नी ने मुझसे जुए का कर्ज लिया था और आपने कारखाना मुझे निःशुल्क हस्तांतरण कर दिया है। यह बात नेहा गवाही दे सकती है। मैं गवाही देती हूँ। इस परिधान कारखाने की मालिकी मैनेजर संजय साहब को ट्रांसफर हो चुकी है। यहाँ अनुबंध है, इस पर सरकारी मुहर लगी हुई है। सरकारी मुहर पहली मंजिल पर है, कारखाना प्रबंधक के कार्यालय के अलमारी में। जल्दी जाओ, जल्दी लौटो। काम हो जाने के बाद चाबी मुझे वापस कर देना। ठीक है, यह ठीक रहेगा। चाहे ठीक हो या न हो, करना ही होगा। सरकारी मुहर ले आने के बाद हम रात भर में अनुबंध पूरा कर लेंगे, तो तुम दोनों का इसमें कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है। हमें पता है। उस समय तुम दोनों बस बलि का बकरा बनने के लिए तैयार रहना। यह कारखाना अब तुमसे कोई लेना देना नहीं रहा। इसका मालिक अब संजय है। मेरी सलाह है, मामला बदतर होने से पहले जल्दी से चले जाओ, नहीं तो मैं सुरक्षा बुला लूंगी। नेहा, तुमने बाहरी लोगों से मिलकर नकली अनुबंध बनाया है, ये गैर कानूनी है। अरे भाई सुनील,
अपनी पत्नी की जुबान संभालो, समझे? यह तो बदनामी है। मैं संजय कानून का पालन करने वाला एक अच्छा नागरिक हूँ। अगर गैरकानूनी बात करें तो वो ससुर जी और उनके भाई की गलती है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। चिंता मत करो संजय भाई, इस औरत का सहारा देने वाला चला गया है, आगे मेरे पास इसको सबक सिखाने का भरपूर समय है। मुझे सबक सिखाओगे? तुम्हारी औकात। पति, तुम्हारा यह दुश्मन को कमजोर दिखाने वाला तरीका सांप को बिल से बाहर निकालने में काम कर गया। मान लेती हूँ मैंने पहले तुम्हें कम आका था। हालांकि हाल की ये सारी मुसीबतें तुम ही संभाल रहे हो, परिस्थिति को पलट दिया। लेकिन मैं भी इतने सालों से व्यापार कर रहा हूँ, इतना बेकार भी नहीं हूँ कि पत्नी पर ही पूरी तरह निर्भर रहूं। सुनील इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। पहले वो संजय के साथ लंबे समय तक रहा है, इस बार सीधे टकराव नहीं कर सकते। सबसे अच्छा होगा एक ही बार में मीना और कारखाने की समस्या का हल निकाल लें। पति, तुम सच में कमाल हो, तुम्हारी ही सुनूंगी। ठीक है, तो फिर मेरे ससुर जी और यह मत सोचो कि पिछली बार मेरा दहेज चुपके से संजय को गिरवी रखने का मामला यूं ही खत्म हो गया। इतने सालों से तुम लोगों को पता ही होगा मेरे रिश्तेदारों को त्यागने के तरीके। नहीं नहीं, हमें पता है। अच्छा, डराने धमकाने का काम लगभग हो गया, अब लालच देने का समय है। पता है तो ठीक है, तुम लोग बस अपने बेटे के लिए दहेज का इंतजाम करना चाहते हो ना? यह बात इतनी मुश्किल है क्या? मेरे लिए संजय के पास एक नाटक करो, उस समय उसे जो उपहार के पैसे मिलेंगे इससे कम नहीं होंगे। वो दीदी, तो हमें जाकर क्या करना है? जुआ खेलना। यह सारा पैसा हार जाना, बेहतर होगा बुरी तरह हार जाओ। नामुमकिन है, मुझे सरकारी मुहर मिल गई थी और रात भर अनुबंध पर लगा भी दी, इसमें गलती नहीं हो सकती। अगर दोष देना है तो अपने बचपन पर दो, ठीक से पढ़ाई नहीं की, पढ़ना लिखना नहीं आता, अज्ञानता भयानक है। अरे हाँ, तुम नेहा से पूछ सकते हो इस पर क्या छपा है। बड़ा बेवकूफ, जोर से मत पढ़ो। लिमिटेड कंपनी। हमें बेवकूफ बनाया गया है। हाँ, यह तुम्हारे लिए ही जाल था, सोचा नहीं था तुम इतना साथ दोगे। दोष तुम्हारी मूर्खता का है और लालच का। इस बदबूदार औरत ने हमें फंसाया, तो इस बदबूदार औरत ने हमें धोखा दिया, फिर साथ मरेंगे। सुनील, जल्दबाजी मत करो बस तुम मीना को छोड़ दो। और उससे तलाक लेने का वादा करो। हम तुम पर कोई केस नहीं करेंगे। हाँ, अगर तुमने कुछ किया तो यह आपराधिक मामला बन जाएगा, सोच समझ लो। आकाश, सुनील मेरा आदमी है, बस तुम कारखाना मुझे देने का वादा करो। आधा भी चलेगा तो मैं उसे अपनी पत्नी को छोड़ने कहूंगा, नहीं तो तुम उसका शव उठाने का इंतजार करो। तुम झूठ बोल रहे हो। रिया, इसकी बात मत सुनो। मैं मर जाऊं लेकिन इसकी पत्नी नहीं बनूंगी, और कारखाना भी इन जुअरी गुंडों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। बदबूदार औरत, क्या तुम सचमुच मरना चाहती हो? सुनील, जल्दबाजी मत करो। रिया, जिसका तुमने गांव के प्रवेश द्वार पर इंतजार करने को कहा था, वो आ गया है। आखिरकार समय पर पहुंच गए। क्या कर रहे हो? अंडरवर्ल्ड है क्या? यह कौन है? गुंडा है क्या? मुख्य भूमि की लड़की? यही वो एक्टर है जिसके बारे में तुमने बताया था ना? बुरा नहीं है, तुम लोग यहाँ क्या शूट कर रहे हो? फैमिली ड्रामा? चुप रहो। तू कौन है? स्वर्णपुरी का अंडरवर्ल्ड बनने का नाटक क्यों कर रहा है? तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुझे भी चाकू मार दूंगा। छोटे गुंडे, तुम्हारी छोटी फल चाकू से कुछ नहीं होगा, इस तरह का होना चाहिए।
तू कौन है? स्वर्णपुरी के अंडरवर्ल्ड का नाटक क्यों कर रहा है? यहाँ तेरा कोई काम नहीं है, फटाफट निकल जा यहाँ से, नहीं तो तुझे भी चाकू मार दूंगा। छोटे गुंडे, तुम सिर्फ एक छोटा फल चाकू लेकर कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास ये होना चाहिए। बंदूक। बड़े बड़े भाई, मैंने गलती कर दी, मैं हिम्मत नहीं करूंगा, बड़े भाई। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये सच में मेरे बस की बात नहीं है, ये सब संजय ने किया है। आकाश, तुम इंतजार करो। वो चेला बहुत जल्दी डर गया, बस एक खिलौना बंदूक उसे इतना डरा दिया। क्या मैं हाउ नान भाई अंडरवर्ल्ड का हो सकता हूँ? मैं एकदम अच्छा इंसान हूँ। तुम्हारी पिछली पटकथा की तैयारी पूरी हो गई है, इस बार आने का मकसद तुमसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करना है। तुम निर्देशक हो, वो अभिनेत्री है। माता पिता, पति। अरे तुम लौट आई, बहुत अच्छा हुआ। मीना भी आए हैं, अब तो बड़ी स्टार बन गई हूँ ना। रिया से तो मेरी तुलना ही नहीं हो सकती, वो तो अब बहुत लोकप्रिय गोल्ड मेडल निर्देशक बन गई है। मेरी याद आई। तुम्हारी बहुत याद आई, पति। अरे यार, ठीक है, ये कैसा व्यवहार कर रहे हो? तेरे माता पिता भी यहीं बैठे हैं। रिया, तू आ गई। पिताजी अब भी जुआ खेलते हैं? नहीं, अब बिल्कुल नहीं खेलता। मैं तो अब परिधान कारखाने में काम करता हूँ। तेरी माँ भी। हाँ दीदी, मैं भी। अब मैं खुद कमाकर शादी करूंगा, बाद में लाकर तुझे दिखाऊंगा। लो, जो लालची दिया था वह। आओ, बैठ जाओ। आओ आओ आओ। घर का खाना तो हमेशा ही स्वादिष्ट लगता है। हाँ, पता है क्या, मीना दीदी अब औपचारिक रूप से तलाक ले चुकी हैं। मेरा प्रस्ताव है, हम सब मिलकर एक टोस्ट करें, मीना दीदी के फिर से अकेला होने की खुशी में। ताकि अब बॉयफ्रेंड ढूंढ सके। संजय और उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, बुरे लोगों को कानून के कटघरे में लाने की खुशी में। और मेरे जुआ छोड़ने की सफलता पर भी रिया के परिवार ने सही रास्ते पर लौटना शुरू कर दिया है। पहले मैंने गलत किया था, समझी? अरे इतने खुशी के मौके पर उन बातों का जिक्र नहीं, हमारी और हमारी मातृभूमि की तरक्की के लिए। चीयर। चीयर्स। तो फिर क्या अब तुम हर दिन फिल्मों की शूटिंग के लिए बाहर जाकर पैसे कमाओगी और मेरी कोई परवाह नहीं करोगी? तुम मेरी पकड़ से बचना चाहते हो, सपना देखते रहो। मेरे पास अब प्यार करने वाला इंसान है, मुझसे प्यार करने वाले परिवार वाले हैं, और मुझे पसंद है ऐसा काम भी मिल गया है। मैं संतुष्ट हूँ, बस एक ही चीज बाकी है, वो है मेरा विश्वविद्यालय का सपना पूरा करना। मेरा नाम रिया है। इस जन्म में 80 के दशक में मैंने खुद को अच्छी तरह से संभाला है।